तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बस ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पैराबोला का, उसके बाद में हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पैराबोला इज दिस वन, दैट इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो ये वाला डायग्राम जो है मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला व्हिच वी डिफाइंड फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड की मैंने वहां पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज में अब लास्ट में ये आ जाता है लास्ट डायग्राम। इन दिस डायग्राम वी विल कंबाइन tangent along with the normal of the parabola. तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर व्हाट इट स्टेट्स कि अगर सपोज एक पैराबोला है एंड इट इज एक्टिंग एज ए मिरर ऑफ द पैराबोला, तो यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज इन फिजिक्स आल्सो बिकॉज दिस थिंग ऑलवेज वर्क्स एवरीवेयर फॉर एनी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एज ए मिरर। तो व्हाट इट स्टेट्स इज बेसिकली इफ यू टेक ए रे अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो अगर हम यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्टिव से रे लेते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, on reflecting the parabola the ray passes through the focus of the parabola. Basically this is the property. तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल रे आएगी that will pass through the focus of the parabola and it works other way around also. other way around का मतलब क्या है कि अगर हम कोई रे फोकस से पास करेंगे and after intersecting the parabola or reflecting on the parabola it will go parallel to the axis of the parabola. तो इसको आप यूं नहीं यहाँ पे ऐसे बनाएंगे because this is the reflecting part. तो यहां से ये जो रे है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करी थी जब मैंने आपको बताया था कि फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, 1/sp + 1/sq = 2/2a दैट इज 2 सेमी लेटस रेक्टम। उस तरह की प्रॉपर्टीज हमने वहां पे ऑलरेडी डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे इसमें और क्या प्रॉपर्टीज है, तो मैंने आपको ये बताया था द टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स दैट इज दिस लाइन एंड दिस लाइन। बिकॉज अब यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग। सो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है, हाउ वी प्रूव दिस, इफ वी फाइंड द एंगल दिस एंड इफ वी फाइंड द एंगल दिस यू विल फाइंड दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल। तुम एंगल्स फाइंड कर सकते हो यहाँ पे इसके और इसके बीच का, दैट इज हाउ यू विल फाइंड द एंगल। आप एंगल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग m1 - m2 / 1 + m1 m2। उस तरह से आप इस एंगल को यहाँ पे कर सकते हैं फाइंड। दूसरा और तरीका क्या है यहाँ पे इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करने का, तो दूसरा तरीका जो है यहाँ पे दैट इज दिस वन कि आप क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे yt = x + at² जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस टेंजेंट की इक्वेशन में वी विल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द x एक्सिस दैट विल बिकम, इफ यू विल पुट y = 0 x will become -at², 0। तो वी कैन फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। अपने को ये पॉइंट पता है फोकस दैट इज a, 0। वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज y + tx = 2at + atq। मैंने बताया था नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन वी टेंड टू यूज इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वी कैन फाइंड दिस पॉइंट बाय पुटिंग y = 0 you will get x = 2a + at²। now find this distance sn and st। if you will check यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक at² है, so this is a + at²। और ये 2a + at² में से if you subtract a you will get this distance also as a + at²। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। this is what we can prove that these two lengths are equal। this is a + at², this is also a + at²। एंड इफ यू विल फाइंड दिस लेंथ, ये भी a + at² है क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक तो at² है दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ क्या है, a के बराबर। तो ये भी a + at² है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दीज ऑल थ्री लेंथ्स आर a + at² व्हिच वी कैन इजीली फाइंड। तो हमने सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है टेंजेंट और नॉर्मल का एक्सिस के साथ में, और उसके बाद में हमने डिस्टेंस इवैल्यूएट कर लिया। बट अब हमें पता है पैराबोला में एक प्रॉपर्टी होती है ps = pl, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स = डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो अब यहाँ पे आप ये वाले ट्रायंगल को विजुअलाइज करो। इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, सो दिस इज लेंथ, दिस लेंथ, दीज बोथ लेंथ्स आर व्हाट, दे आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि दोनों की दोनों लेंथ क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे अगर अपने ये दोनों लेंथ इक्वल है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट इज यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दैट इज दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो अब ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये तो अपने को पता लग गया। तो अब दोनों एंगल अगर थीटा होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस मस्ट बी आल्सो थीटा। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला ऑलरेडी इसके बराबर है, सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो ये यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये फोकस से पास करेगा। इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज को शो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी तो इससे पास करेगी। ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये सारी की सारी क्या है,
इक्वल है, ये चीज हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब हम और क्या यहाँ पे शो कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी कि किसी भी टेंजेंट के अबाउट इफ यू विल टेक द मिरर इमेज ऑफ द फोकस दैट विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो मैंने तुम्हें यहाँ बताई थी। और ये भी बताया था यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इट विल इंटरसेक्ट द लाइन दैट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स एट 90 डिग्री। तो ये वाला जो है 90 डिग्री पे यहाँ मीट करेगा, और इसकी मिरर इमेज अगर इसके अबाउट लाई करती है सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ये हम बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है PMS, इस ट्रायंगल में दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यू कैन सी ये आइसोसेलेस है क्योंकि ये वाली लेंथ क्या है, इसके बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इफ यू विल टेक मिरर इमेज दैट विल बी दी अदर वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज लेंगे तो वो दूसरी वाली साइड पे लाई करेगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही वाला इसका मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट होता है। तो अपने को पता है ये लाइन और ये लाइन तीनों अगर यहाँ पे एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है तो इसकी मिरर इमेज एंगल बाइसेक्टर के अबाउट यहीं पे लाई करेगी। तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या है, दिस इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब हम यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं, और हम ये निकाल सकते हैं कि अगर आप इस टेंजेंट को एक्सटेंड करेंगे, ये पॉइंट तो हम निकाल चुके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं वाई एक्सिस के साथ में, वो कितना आएगा 0,80। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे P और T का जो मिड पॉइंट है वो ये होगा, आप निकालिए मिड पॉइंट -80² + 80² दैट विल कम आउट टू बी 0। और जो यहाँ पे दूसरा मिड पॉइंट निकालेंगे y कोऑर्डिनेट दैट इज 280 + 0/2 दैट विल कम आउट टू बी 80। सो दिस इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सिस के साथ आता है दैट इज बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ पे y एक्सिस से क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो अब अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी हुई है SP = ST = SN, तो ये लेंथ इक्वल होती है, ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, अगर सपोज यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं दैट इज PMTS, अगर मैं ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेता हूं, तो अगर मैं PMTS की बात करता हूं तो PMTS कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये P, दिस इज योर M, दिस इज योर S एंड दिस इज योर T, हाउ दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी। तो इस पॉइंट को अगर आप इससे ज्वाइन करेंगे, फिर हम T को ज्वाइन करेंगे S से, फिर इसको ज्वाइन करेंगे T से, फिर इसको ज्वाइन करेंगे M से। तो अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो PM = PS है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, ये तीनों तो इक्वल है। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसकी डायगोनल्स है, डायगोनल्स की लेंथ भी क्या दिख रही है मुझे, यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये वाला जो है मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ पे लेंथ और ये यहाँ पे लेंथ, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे अपने को ये दिख रहा है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो अपने को ये दिख रहा है यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिसमें भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या होता है, रोम्बस। तो अपन ये भी बोल सकते हैं MT क्या होगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू दिस। तो अपने को यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में ये दिख रहा है PMTS इज व्हाट, इट इज ए रोम्बस, ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इस डायग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं, यू कैन इजीली प्रूव दीस थिंग्स आल्सो। तो अपन ये यहाँ पे समझ सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन अंडरस्टैंड, कि अब अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं तो नॉर्मल जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर है, किसका, क्योंकि अगर यहाँ नोटिस करेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 90 - थीटा। सो इफ दिस इज 90 - थीटा, यहाँ पे अपने को दिख रहा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना होगा, दैट विल आल्सो बी थीटा। तो अपना यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज 90 - थीटा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर ही है, जितना अपन यहाँ पे इसको देख सकते हैं, दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये चीजें हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है AP = 80, ये हम बोल सकते हैं intercepted portion of any tangent between P and axis of parabola is bisected by tangent at vertex. Triangle PTS is an isosceles triangle, ये हम आसानी से बोल सकते हैं PTS isosceles है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके बेस के ऊपर। इसके अलावा मैंने और भी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, जहां पे टेंजेंट यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, और अगर हम इसकी एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है। और एक मैंने और प्रॉपर्टी बताई थी आपको, दैट इज दिस वन, कि अगर हम टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के साथ निकालते हैं और उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे फोकस के साथ, तो ये वाला एंगल भी अपना 90 डिग्री होता है। ये पहले मैं ऑलरेडी 90 डिग्री के 3 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो यू हैव टू स्टडी इट अगेन। इसको डायग्राम को फिर से बनाना, तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको बताए हैं पैराबोला।
टू इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वर डिस्कस्ड, वन वाज डिस्कस्ड जब मैंने डिस्कस किया था, दैट इज पैराबोला में फोकल कॉर्ड, और दूसरा भी यहाँ पे फोकल कॉर्ड का ही डायग्राम है अलोंग विद टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यू शुड बी क्लियर विद दिस डायग्राम। तो यहाँ पे अब अपना पैराबोला खत्म हो गया, वी हैव डिस्कस्ड टेंजेंट, वी हैव डिस्कस्ड नॉर्मल, वी हैव डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल स्टार्ट विद इलिप्स एंड हाइपरबोला। इलिप्स एंड हाइपरबोला वी विल स्टडी साइमल्टेनियसली। इलिप्स की इक्वेशन देखेंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन देखेंगे उसमें कंपैरिजन करेंगे क्या सेम सेम है, बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। बिकॉज इलिप्स और हाइपरबोला में जनरली क्वेश्चन एडवांस में इजी ही आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इफ यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, मोस्टली क्वेश्चन टेंजेंट के, नॉर्मल की इक्वेशन के, सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज्यादातर बनाए जाते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो ये बहुत ईजी पोर्शन है, बस इनकी इक्वेशंस को हम ध्यान रखेंगे एक साथ में। तो हम टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज है दोनों की एक साथ डिस्कस करेंगे, नॉर्मल की प्रॉपर्टीज भी हम दोनों की एक साथ डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम उसको वहां पे पढ़ेंगे ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा रिमेंबर करना, एग्जाम में अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस का ओवरव्यू कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऐसे डिफाइंड है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज फॉर इलिप्स, दिस इज फॉर द सेकंड इलिप्स। x के नीचे का पोर्शन बड़ा होता है तो x की डायरेक्शन में elongated होता है, y के नीचे का पोर्शन बड़ा होता है तो y की डायरेक्शन में elongated होता है। We define the larger value by a and smaller value by b. I take this convention to solve the questions. This is the definition. Locus of a point P from whose distance from a fixed point, जिसको हम बोलते हैं focus, is equal to e times distance from a fixed line. In case of a parabola, eccentricity value is nothing but 1. तो वहां पे पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। ये है यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का रिलेशन, b स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द स्मॉलर वैल्यू, दिस इज द लार्जर वैल्यू। यहाँ पे हम ये पुट करते हैं, इससे हम इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन में, दैट इज इसेंट्रिसिटी के ऊपर हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस वन, दैट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या है? So in parabola, length of lattice rectum is simple. The distance of focus from directrix if you will find, उसका डबल जो होगा that will be length of lattice rectum. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, distance of focus from directrix if you will find. We don't do double, we do it 2e times because यहाँ पे eccentricity की वैल्यू 1 नहीं, वहां पे eccentricity की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम e की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, you get the same formula there also. एक तो ये तरीका होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखने का। दूसरा लेंथ ऑफ lattice rectum को लिखने का तरीका है ये, minor axis का whole square upon major axis. What is the length of minor axis? This value is nothing but 2b. और length of major axis क्या है? That is 2a. तो इस तरह से भी लिखते हैं, this is how you find the length of lattice rectum. ये हमें कब हेल्प करता है? जब हमें ellipse जो है वो standard ellipse नहीं दिया हुआ, we have been given a general ellipse, मतलब slanted ellipse, कैसा भी ellipse हो सकता है, but this relation always holds. ये हमें ध्यान रखना है, minor axis की length का square upon major axis, ये हमेशा hold करता है। इसके अलावा जो पॉइंट्स होते हैं वो आपने सबने पढ़े हुए होंगे। हाँ समीर बोलो। सर वो LR इक्वल टू 2E इंटू डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, वो कैसे आपने लिखा है? वो अभी मैं बताऊंगा ना, ये चीज मैं अभी बताऊंगा, ये डायग्राम से इसको हम प्रूव कर देंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे अगर देखेंगे दैट इज ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। दैट इज फोकस इज a, 0, दिस इज माइनस a, 0, b स्क्वायर बाय माइनस b स्क्वायर बाय। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हम 2b स्क्वायर बाय a से डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। b इज द स्मॉलर वैल्यू, a इज द लार्जर वैल्यू। This formula is same for the other ellipse also. Other ellipse कौन सा था? जो दूसरा हमने डायग्राम बनाया था वर्टिकल डायरेक्शन में, उस ellipse में भी यही फॉर्मूला होता है। There is no change in formula. तो ये फॉर्मूला सेम रहता है। लेंथ के फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते, एरिया का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, फिक्स्ड क्वांटिटीज होती हैं, इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। सो इफ एनी क्वेश्चन कम्स, आई जस्ट कंपेयर दैट क्वेश्चन टू दिस ellipse, उसके बाद में मैं इसको अगर क्वेश्चन में एरिया निकालना है, लेंथ निकालनी है, आई जस्ट फाइंड दैट वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू आई कैसे, 2e टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का अब अपन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखते हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स? दिस इज द डिस्टेंस। सो वी नो a by e की वैल्यू ae से बड़ी है, सो दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी a by e minus ae। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज a by e minus ae, एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टाइम्स ऑफ e। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल के उसका 2e टाइम्स करोगे तो यू विल गेट द 2b स्क्वायर बाय। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल यू गेट? इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 2 will come outside, it will become a minus ae square. This is what you will get, and if you will take common a also, so it will become 2a times of 1 minus e square. अब अपने को रिलेशन पता है इसेंट्रिसिटी का, 1 minus e square is b square by a square, so you will get 2a multiplied by b square by a square.
तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दिस विल कम आउट टू बी 2b स्क्वायर बाय, तो सेम ही वैल्यू आपको फॉर्मूला वहां पे मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए ये ट्रू है, दिस विल बी ट्रू फॉर एनी इलिप्स, ये हमें ध्यान रखना है, इवन इफ इट इज अ स्लैंटेड इलिप्स। एंड इफ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यू जस्ट हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और उसका 2e टाइम्स अगर हम कर देंगे यू विल गेट द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। सो लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। सिमिलर तरीके से डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इट नेवर चेंजेस, इट इज ऑलवेज a by e minus a. Distance between two focus is always 2a. Length of major axis is always 2a. Length of minor axis is always 2b. Distance between two focus हो गया. Distance between center and focus that will be a. तो ये हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. These distances will remain always the same. That is why they are important, because they can be used for any ellipse, whatever the ellipse is slanted or not. तो slanted ellipse को भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है. तो अब यहाँ पे ये हमें पता हो गया स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स फॉर एनी पॉइंट p. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तो उसमें भी हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ऐसे ही करेंगे डिफाइन. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, दिस इज अ पॉइंट. इफ यू विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस, and if you will add these two values you will always get equal to 2a. 2a is what? This is length of major axis. तो ये हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होती है. तो हम इलिप्स को ये तो बोलते हैं, इलिप्स का बेसिकली लोकस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, दिस रेशियो इज इक्वल टू ई. PS इज इक्वल टू ई पीएम हमने लिखा था अभी. तो वो भी एक होता है लोकस डिफाइन करने का तरीका. दूसरा तरीका ये होता है. तो बेसिकली व्हाट इट स्टेट्स इज कि बेसिकली सपोज अगर हम दो कील यहाँ पे नेल्स में, अगर हम सपोज इफ वी टेक ए थ्रेड, अगर हमने एक थ्रेड ले लिया और उसको नेल्स में यहाँ पे हमने उसको बांध दिया, और उस थ्रेड को लेके अगर हम गोल 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 घूमेंगे, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड, तो यहाँ से मैंने थ्रेड पकड़ रखा है, मैं गोल गोल अगर ऐसे चक्कर काटूंगा दैट विल ऑलवेज फॉर्म एन इलिप्स. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. तो ये लेंथ जो है सम, दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड दिस सम इज नथिंग बट इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. So these kind of relations can also used in gravitation chapter, जब वहां पे आप सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो वहां पे भी कुछ ऐसे रिलेशंस आप पढ़ते हैं. सो PS plus PS dash is always equal to 2a. हमेशा ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट दिस रिलेशन. क्वेश्चन में जितनी कम इंफॉर्मेशन होती है, दीज काइंड ऑफ रिलेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस. अगर कोई भी दो फोकस दिए हुए हैं और आप पॉइंट भी डिफाइन कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज राइट दिस. इस तरह से कभी भी लिखा हुआ है तो इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं S और S, ये हमेशा फोकस होते हैं, और ये हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को करता है डिफाइन. तो अब हम बात करते हैं फोकल रेडियस की. फोकल रेडियस आई ऑलरेडी डिफाइंड इन पैराबोला. तो पैराबोला में मैंने बोला था PS वाज इक्वल टू PM. तो उसमें हमने बोला था ये लेंथ को इससे इक्वेट किया था, उससे हमने उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी. इलिप्स में PS इक्वल टू EPM होता है. तो इस तरह से हम यहाँ पे फोकल रेडियस करते हैं डिफाइन. ध्यान रखना, ये अगर लेंथ निकालनी है तो आई फाइंड दिस लेंथ एंड आई मल्टीप्लाई दिस बाय E. दैट इज एन इजियर कैलकुलेशन. या अगर अपने को ये लेंथ दी हुई है, so I find this length first. What is this length? This length divided by E, PS upon E. So if you will get this length, you can easily find its coordinate. जैसे हमने पैराबोला में कोऑर्डिनेट निकाले थे, तो हमने पहले ये लेंथ निकाली थी, उससे फिर हमें कोऑर्डिनेट मिल गया था. यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं. तो ये चीज यहाँ पे ऐसी निकाली गई है. तो अगर मैं इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस निकालूंगा PS, so it will be E times PM. तो PM कैसे निकालेंगे हम? ये लेंथ है X1 और ये यहाँ तक टोटल कितना है? A by E. So if you will find PM, PM will become A by E minus X1. This is PM. So अब PM dash निकालेंगे, it will become X1 plus A by E. So this will become A by E plus X1. तो PS dash निकालना है, तो जो फोकस लेंगे उसके corresponding you have to take directrix. So PS dash will become E times PM dash. तो इसका अगर E times करेंगे you will get A plus EX1. इसका अगर E times करेंगे you will get A minus EX1. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे you will always get 2A. तो इसको हम बोलते हैं इलिप्स का एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So these lengths are very important. हाँ अभिषेक बताओ. सर फोकल रेडियस वाला पार्ट और एक बार रिपीट कर दीजिए ना. फोकल रेडियस बेसिकली आई डिफाइन इन पैराबोला ना. तो पैराबोला, इफ यू हैव सीन पैराबोला वीडियो. यस सर, यस सर. सो इन पैराबोला व्हाट आई टोल्ड वाज कि बेसिकली अगर सपोज अपने को पैराबोला में कभी भी फोकल रेडियस से रिलेटेड, मतलब फोकस से अगर पॉइंट को ज्वाइन किया गया है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो हम बोलते हैं कि उसकी डायरेक्ट्रिक्स से हम डिस्टेंस करते हैं डिफाइन, बिकॉज दीज टू लेंथ्स आर इक्वल. तो मैं ये बोलता हूँ इसका कोऑर्डिनेट हम इसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफाइन. लेंथ इक्वल होती है. तो यहाँ पे अगर सपोज अपने को फोकल रेडियस दे दी सपोज 6, और अगर अपने को इसेंट्रिसिटी दे दी सपोज 2 नहीं सॉरी हाफ, क्योंकि इलिप्स है. अगर सपोज अपने को ये वैल्यू दे दी, तो वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस. व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी 12.
because PS is equal to EPM. So if you will find this distance 12, you can find this point. How you will find this point? Because ये distance अपना आ गया. अब a by e की वैल्यू आपको पता होगी, you can find x1 easily because a by e minus x1 will be 12. तो आप वहां से x1 की वैल्यू निकालो. And if you will find x1, you can easily find y1 by putting the value here. तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं बेसिकली. तो फोकस से कभी भी डिस्टेंस दिया हुआ, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये लेंथ के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं आता है. अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन. जैसे सपोज दिस इज द क्वेश्चन. These are the foci of an ellipse and there is a point on the ellipse. This is passing through origin. तो ellipse के ऊपर पॉइंट है 0,0. Find the eccentricity of the ellipse. तो अब हम हमेशा बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा. So the distance will always be equal to AE, 2AE. Distance between two foci is always 2AE. ये हमेशा हम बोल सकते हैं distance never changes. So that will become under root of 24 minus 5 का square plus 12 minus 7 का square. तो यहाँ पे हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. उसके बाद में हम यहाँ पे लगा सकते हैं इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं इफ दिस इज S1 एंड दिस इज S2, सो वी कैन राइट OS1 प्लस OS2. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2A. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस OS1, OS2. व्हाट इज OS1? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. व्हाट इज OS2? अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. दिस विल बी योर 2A. तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये फोकस दिया, फोकस के बीच का डिस्टेंस. इफ देयर इज अ पॉइंट गिवन ऑन एलिप्स तो हम दोनों से डिस्टेंस निकाल के ऐड करके 2A की इक्वेट कर सकते हैं. अब ये प्रॉपर्टी क्या जनरली एग्जाम में दिखती नहीं है, बट इसीलिए मैं इस पे बारी बारी फोकस करके आपको बता रहा हूँ. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. A की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 19 एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की. इसको हम ध्यान रखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. That is PS plus PS dash equal to 2A. तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है. सपोज इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना होता, you know A, you know E, then you can find the length of lattice rectum also 2B square by A. वैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. You can find B, put the value of B there. ऐसे उसको सॉल्व किया जा सकता है. This is the basic question on equation of ellipse. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बताओ. हाँ अभिषेक बताओ. हेलो सर. हाँ संदीप बोलो. सर इसके पहले ये क्वेश्चन में हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे फाइंड कर पाएंगे? सर ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं ना है, तो हम लोग b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर नहीं ना लगा पाएंगे. वो हमेशा कर सकते हैं. जो लेंथ्स के फॉर्मूले हैं, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं, दोज आर ऑलवेज ट्रू. इफ यू फाइंड a b, दीज आर ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. दीज नेवर. बस अब आपको पता होना चाहिए कि a और b क्या है. यू शुड बी क्लियर विद दैट. व्हाट इज योर a एंड b. स्लैंटेड एलिप्स में कोई चेंज नहीं होता है. स्लैंटेड एलिप्स में लेंथ्स वही रहती है. जैसे सपोज अगर तुम इसका एलिप्स बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा 5,12, तो सपोज यहाँ पॉइंट होगा, 24,7 यहाँ पॉइंट होगा, ऐसे ही होगा. तो ये एलिप्स ऐसा है, ऐसे ही तो है. यस सर. इवन इफ दिस इज द एलिप्स, तुम्हें किसने बोला कि इसकी एक्सिस तुम्हें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेनी है? आई डिफाइन अ न्यू एक्सिस. हाउ डज इट मैटर? आई विल डिफाइन दिस एक्सिस. ठीक है? यस सर. So even if you will define this axis, for this axis, this is origin. This is the center, right? Yes sir. For this axis, the length will be this only. तो ये लेंथ तो 2A ही आएगी ना? Yes sir. तो इसीलिए लेंथ और इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले चेंज नहीं होते. और ये A की लेंथ के बराबर ही होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को. अब ये तो क्या ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट है जो इसके ऊपर है. We are not interested in the equation of ellipse. We are just interested in length parameters. That is eccentricity, length of major axis, minor axis. फिर अपन ने पढ़ा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फिर अपन ने पढ़ा ये प्रॉपर्टी. ये सब चीजें हमेशा ट्रू होती. इवन इफ ए क्वेश्चन कम्स, सपोज जैसे यहाँ पे, इफ ए क्वेश्चन कम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस एंड टू फोकाई, इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, कितना आएगा? हाफ 2AE मल्टीप्लाइड बाय b. यही आएगा. So the value will be what? That will be AEB. तो अब क्वेश्चन ये हो भले ये वाला हो, इट डजंट मैटर. यू विल आल्सो फाइंड द सेम वैल्यू AEB हियर. वही आंसर होगा, चेंज नहीं होता वो. एरिया, लेंथ, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स. दोज वैल्यूज नेवर चेंजेस. अभिषेक, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर. क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज ट्रू. ये चीज लेंथ, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, लेंथ हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती. आई विल डिस्कस अगेन अबाउट स्लैंटेड एलिप्स जब मैं हाइपरबोला की इक्वेशन के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो जिसमें अपने को
यहाँ पे नहीं दी हुई कि बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस, सिर्फ फोकस कोऑर्डिनेट्स नहीं हो तो लेंस हम हमेशा निकाल सकते हैं, दोज वैल्यूज नेवर चेंजेस। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सर्कल्स आर गिवन सच दैट वन इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर विदाउट टचिंग, सो देयर आर टू सर्कल्स, वन इनसाइड द अनदर, दे आर नॉट टचिंग, prove that the locus of a center of a variable circle which touches the small circle from outside and the bigger circle from inside is an ellipse। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है ये जो सर्कल है इसके सेंटर का अपने को क्या निकालना है, लोकस निकालना, कि ये सर्कल अपन ऐसा लें कि यहाँ बना दे अपन, ये सर्कल यहाँ पे भी बना सकते हैं, 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 ऐसा सर्कल बनाते जाए अपन बहुत सारे सर्कल, तो वो जितने भी सर्कल होंगे उनका सेंटर हमेशा किस पे लाई करेगा, दैट विल ऑलवेज लाई ऑन एन इलिप्स। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है टू सर्कल्स आर गिवन, इट मींस यू नो इट्स सेंटर, यू नो इट्स सेंटर C1, second circle is also given, it means you know the center of the second circle also, that is C2. You can assume these two circles as any two circles to solve the equation of locus, it doesn't matter। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं you can directly solve, मैं बिना उसके बताता हूं कैसे करेंगे। जब भी लोकस के क्वेश्चन में कभी भी गिवन होता है और क्वेश्चन में गिवन जो है डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट गिवन टू अस कि उनकी इक्वेशंस क्या है, यू कैन टेक एनी टू सर्कल्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट डजंट मैटर। फिर तीसरे सर्कल के लिए अपन वो कंडीशन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर विदाउट टेकिंग दीज टू सर्कल्स, ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूंगा तो मैं कैसे करूंगा, सो वी नो वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन कि अगर दो सर्कल आपस में टच करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। इस सर्कल को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस 1 मान लेता हूं, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 2 मान लेता हूं, और जो सर्कल अपने को नहीं पता उसकी रेडियस को मान लेता हूं r। तो अब अपने को पता है टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, सो वी कैन राइट C1, we can write this, what will be this, this will be equal to sum of their radius, that is small r plus small r1। ये हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, right? What is the second equation we have to write? If these two circles are touching each other externally, externally का मतलब होता है distance between center of circle is equal to difference of their radii। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं C2 is equal to, यहाँ पे आ जाएगा r minus R2, sorry R2 minus R, not R minus R, because that is a bigger circle। ये अपन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस पे देखूंगा, व्हाट आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर सेंटर C एंड रेडियस R, R1 R2 इज कांस्टेंट, C1 C2 इज कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो आई विल एलिमिनेट R। व्हाई विल आई विल एलिमिनेट R? क्योंकि हमें सेंटर ऑफ सर्कल का लोकस निकालना है, तो जो फाइनल इक्वेशन है उसमें सेंटर आ सकता है, रेडियस नहीं आ सकता। तो अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट C1 प्लस C1 हो गया, प्लस में हो गया C2 इज इक्वल टू, यू विल गेट R1 प्लस R2। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स? अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट कांस्टेंट, और ये वैल्यू क्या आ रही है, डिस्टेंस ऑफ C, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। What are given points? C1 and C2. Why are they given points? Because वो दोनों सर्कल क्वेश्चन में अपने को गिवन है, तो these are given points। तो हम डिस्टेंस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, sum of distances of a point from two given fixed points R is a constant। If this is a constant, it means this center C it lies on an ellipse। और अगर मैं इस ellipse की बात करूंगा, उस ellipse के लिए ये दोनों क्या होंगे, उस ellipse के ये दोनों होंगे foci of the ellipse, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी देखी। तो देखो अब ये तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, दैट इज डायरेक्टली बाय यहाँ पे C1 C2 के फॉर्म में। अगर तुम्हें ऐसे क्लियर नहीं होता, यू कैन टेक एनी टू सर्कल, हमेशा ध्यान रखिए टू सर्कल्स आर गिवन, यू कैन टेक एनी टू सर्कल, बट कंडीशन शुड बी वन इज लाइंग इनसाइड द अदर। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, दैट इज दिस वन। सबसे सिंपल सर्कल क्या होता है, x² + y² = r²। ये कैसा ले लो, एक सर्कल में ले लेता हूँ, x² + y² = 4। यू कैन टेक एनी सर्कल, दिस इज सपोज आवर सर्कल C2, बड़ा वाला सर्कल। तो जो C1 है वो मैं एक दूसरा सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज इसके अंदर लेना है, बस ये ध्यान रखना है, इसकी रेडियस 4 है, तो यहाँ पे 1,1 पे ले लेता हूँ, इसका सेंटर 1,1 है, रेडियस 1 है। तो एक सर्कल में ले लेता हूँ यहाँ पे C1, एक और ले, दैट इज x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। जस्ट टेक दिस सर्कल। अब जो सर्कल C है जो अपने को लेना है, तो उसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है h, K। तो कंडीशन आपको वही लगानी है,
You will have to apply this condition. C1. What will be C1? H minus 1 का स्क्वायर K minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R. तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे. यू कैन ऑलवेज टेक दीज सर्कल्स आल्सो. इससे भी आपका वही आंसर आएगा. यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लोकस क्वेश्चन. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. लाइक इस तरह से अगर डायग्राम बनाया हुआ है, इट कैन बी मेड अ डायग्राम इन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो. तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो C1 और C2 है ये उसके क्या हो जाएंगे, दीज आर द फोकाई. तो यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज इफ यू नो C1 एंड C2. और ये जो सम ऑफ रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू देयर 2a वैल्यू, दैट इज मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है. सिमिलर टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन वी विल सी इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आल्सो. अब हम आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट इज इलिप्स की डेफिनेशन में, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल. तो ऑक्सिलरी सर्कल इज अ सर्कल डिफाइंड ऑन इलिप्स. इसका सेंटर इज सेम एज द सेंटर ऑफ द इलिप्स. रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. तो इसकी रेडियस a होती है, सेंटर ओरिजिन है. सो दिस इज द सर्कल, दैट इज x square plus y square is equal to a square. This is called the auxiliary circle. अब इस auxiliary circle के हिसाब से we define the point on the ellipse parametric coordinates. तो how we define? हम सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं, उसका एंगल अगर यहाँ पे थीटा है, you will get the points on the circle a cos theta, a sin theta, और those values of q उसके corresponding एक पॉइंट p डिफाइन करते हैं ellipse पे. corresponding का मतलब यहाँ से perpendicular ड्रॉ करते हैं, for which a cos theta is the x coordinate. तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इन दिस इक्वेशन इफ यू विल पुट x इक्वल टू a cos थीटा, यू विल गेट y इक्वल टू b sin थीटा. तो आपको वहां पे ये वैल्यू मिल जाएगी. तो ये आ जाता है वहां पे कोऑर्डिनेट ऑन द इलिप्स. तो 80 स्क्वायर 280 वाज द कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म इन पैराबोला. यहाँ पे होता है a cos थीटा b sin थीटा. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है इसके अंदर कि लेंथ ऑफ pn अपॉन लेंथ ऑफ qn दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू. pn की लेंथ कितनी है, b sin थीटा, दैट इज द हाइट. qn की लेंथ कितनी है, a sin थीटा. इफ यू विल टेक दिस रेशियो दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इलिप्स का लोकस हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं. व्हाट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट? पहला तरीका क्या था लोकस ऑफ ए पॉइंट का? लोकस ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन. उसका रेशियो कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. सेकंड मेथड वाज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from two fixed point sum is a constant quantity. Two fixed points are the foci. Fixed quantity जो fixed constant value आती है that is equal to 2a, that is length of major axis. Third is this way of defining the equation of ellipse. ऐसे भी locus define किया जाता है. What is this one? If from each point of a circle perpendiculars are drawn upon a fixed diameter. So this is the diameter of the circle. We have taken a point on the circle. यहाँ से हमने perpendicular draw किया है. Notice क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है fixed diameter. So we have taken a fixed diameter. उसी के अपन यहाँ पे perpendicular draw करें. Then the locus of a point dividing these perpendiculars in a given ratio and is an ellipse. तो एक ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करता है. वी कैन सी बिकॉज qn इज a sin थीटा. तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग दिस परपेंडिकुलर इन फिक्स्ड रेशियो, तो ये बोल रहा है qp अपॉन pn. तो जो पॉइंट p है वो यही है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इज व्हाट पॉइंट्स p. तो ये रेशियो जो है कांस्टेंट होगा. qp इज व्हाट, दिस इज qp विल बी व्हाट a sin थीटा माइनस b sin थीटा. So you will get a minus b sin theta. This is your qp. What is your pn? Pn is b sin theta. So you will see कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है a minus b by b. तो ये ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे, अगर मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एलिप्स के ऊपर और मैं बोलूंगा दिस अपॉन दिस, वो भी क्या होगा, सेम रेशियो आएगा. तो जितने भी परपेंडिकुलर्स आप ड्रॉ करेंगे फिक्स डायमीटर को, उसको यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो में, दैट फिक्स्ड रेशियो इज a by b minus 1. इस रेशियो में जो डिवाइड करेगा पॉइंट वो इलिप्स को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा. वो सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये तीसरा तरीका होता है इलिप्स की इक्वेशन को डिफाइन करने का. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इलिप्स. इनको हम ध्यान रखते हैं अलोंग विद द प्रॉपर्टी ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a, और जितनी भी लेंथ्स है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. अब यहाँ पे इस पे एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर. यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स. तो एक ट्रायंगल यू आर इंस्क्राइबिंग इन द इलिप्स is that of triangle found by corresponding points on auxiliary circle. तो यहाँ पे सपोज आई टेक टू ट्रायंगल्स. सबसे इजी तरीका होता है इसको समझने का, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज नॉट रिटन. तो अगर हम सपोज एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स का, एक ट्रायंगल मैंने सपोज ये ले लिया, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल. तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लेता हूं a एंड आई विल राइट इट एज a डैश, और इसको लिख लेता हूं मैं b. तो ये दिस इज वन ऑफ द इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल इन द इलिप्स. और मैं लेता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल. कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब यहां से वर्टिकल जाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे भी सेम ही होगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट.
तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे ये वाला पॉइंट होगा। तो उसने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल लो is 0.5. You can take any general triangle also. In this way is easier to understand because ध्यान रखना उसने बोला है for any triangle the ratio of area of any triangle inscribed in the ellipse to the ratio of triangle formed by corresponding point on auxiliary circle. तो अगर मैं इस ट्रायंगल A डैश बी ए को डिफाइन करता हूं और इसको अगर मैं बोल लेता हूं C, तो यहां पे अगर मैं दो ट्रायंगल्स डिफाइन करता हूं, फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉल्ड A डैश बी ए, तो अगर तुम इसका एरिया लिखोगे तो कितना आएगा? हाफ बेस, बेस विल बी 2a, हाइट विल बी b because this is 2a, this is b. और अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं दूसरे ट्रायंगल के साथ, व्हाट इज द दूसरा ट्रायंगल? C A dash CA, this will become half 2a multiplied by this value. Now what is this value? Because this is on auxiliary circle, तो ये पॉइंट अपना क्या है? 0, a ही है, तो ये आएगा हाइट में a. तो now if you will find this ratio is a constant quantity, that is b by. तो अगर हमको इस तरह से कभी भी रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो b by a की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट 0.5. क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है. एंड इफ यू नो दिस रेशियो यू कैन ऑलवेज फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बिकॉज़ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी. तो ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स ले लिए. इफ यू वांट टू टेक एनी जनरल पॉइंट्स यू कैन आल्सो टेक एनी जनरल पॉइंट लाइक फॉर θ1 θ2 θ3. तो दोनों के लिए अगर आप रेशियो लिखोगे तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी से आपको दिखेगा कुछ कॉमन पोर्शन बाहर आ जाएगा, b अपॉन a बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में यू कैन टेक एनी जनरल पॉइंट्स, 3 जनरल पॉइंट्स. तो अगर आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे सपोज एक ट्रायंगल का ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है, इफ यू टेक ए जनरल ट्रायंगल, तो जनरल ट्रायंगल का क्या होता है रेशियो? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ डिटरमिनेंट ऑफ a cos θ1 a sin θ1 1. This will be your first point. The second will be a cos θ2 a sin θ2 1. Third will be a cos θ3 a sin θ3 1. नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ किसके ऊपर? इलिप्स के ऊपर. हाँ, a cos θ एक sin θ. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. सो दिस इज द ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल जनरल इफ यू विल से. और अगर आप दूसरा वाला लोगे तो उसमें आएगा हाफ. उसमें जो ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट आएगा वो a cos θ, यहाँ पे सॉरी b आएगा ना, इलिप्स के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं, और वहां पे आ जाएगा a sin θ1 1, फिर a cos θ2 a sin θ2 1, and here you will write a cos θ3 a sin θ3 1. अब तुम अगर यहाँ पे रेशियो लोगे तो यू कैन सी यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से a, बाकी पार्ट सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा. तो ऊपर a भी आएगा, नीचे a स्क्वायर आएगा, तो बेसिकली वो b by a आने वाला है. तो ऐसे भी कर सकते हैं. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, सो दैट यू टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन द ellipse and if you take any 3 points corresponding to that on auxiliary circle, तो उन ट्रायंगल्स का रेशियो जो है हमेशा एरिया का कांस्टेंट होता है, दैट इज b by that is equal to 0.5. तो इस तरह से हम इलिप्स के ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स करते हैं डिफाइन. नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे देखिए आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन. मोस्टली इलिप्स में हाइपरबोला में सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं. द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी a ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी b ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स. तो अपने को क्वेश्चन में इलिप्स दे दिया है. व्हाट इज योर इलिप्स? योर इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1. तो अब जिस लाइन की बात करें, कहां से बात करिए? मेजर एक्सिस के ऊपर का एक्सट्रीमिटी b ऑफ माइनर एक्सिस. तो जो मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी वो अपने को पता है a, 0 होता है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? a इज योर 3, सो दैट इज 3, 0. एक्सट्रीमिटी b लिखेंगे माइनर एक्सिस का, तो हो जाएगा 0, b होता है, तो वो अपना हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, 1. तो अब यहाँ पे बात कर रहा है एक लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास करती है, मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट m. तो सपोज अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये अपना यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे अपना इलिप्स हो गया. सो आई एम कंसिडरिंग दिस लाइन which is passing through these 2 points 3, 0 and 0, 1, and this line is meeting the auxiliary circle at m. तो auxiliary circle कैसा होगा? कैसा सर्कल होगा? इसको ये m पे मीट कर रही है एट एनी पॉइंट m. तो यहां पे इसको मीट कर रही है m पे. सो दिस इज योर m, दिस वाज योर a, दिस वाज योर b. देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस AMO, दिस इज a, m and o. तो इसको अगर हम o से ज्वाइन करेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा. इस ट्रायंगल का अपने को एरिया निकालना है, ये अपना क्वेश्चन.
तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये तो अपने को पता है 0,0। इफ यू कैन फाइंड दिस पॉइंट यू कैन इजीली फाइंड एरिया। इवन वी डोंट नीड द पॉइंट बोथ कोऑर्डिनेट बिकॉज अपने को पता है बेस कितना है अपना, ये 3 है। यू जस्ट हैव टू फाइंड हाइट, हाइट विल बी द y कोऑर्डिनेट। तो अगर इसको मैं k लिख लेता हूं, यू जस्ट हैव टू फाइंड k। तो एरिया अपन चाहे तो डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट यू हैव टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, दैट विल बी हाफ 3 मल्टीप्लाइड बाय k। तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। तो व्हाट इज योर ऑक्सिलरी सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां से लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x by 3 प्लस y by 1 इक्वल टू 1 इन, तो वी हैव टू सॉल्व फॉर y। तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3 टाइम्स 1 माइनस 5। अब ये जो वैल्यू है आप यहां पे पुट कर दीजिए एंड सॉल्व फॉर y, और जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा उसके हिसाब से आपका एरिया आ जाएगा। बस इतना ही करना है। दिस इज इट, सिंपल क्वेश्चन, बट यू शुड नो व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, कैसे डिफाइन करते हैं। जस्ट बेसिक डेफिनेशन इज देयर, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, देयर इज नथिंग स्पेशल। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में मोस्टली सिंपल क्वेश्चन ही इलिप्स और हाइपरबोला में बनाए जाते हैं। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे इलिप्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं बताता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म का इंपॉर्टेंस। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं a cos थीटा b sin थीटा, दे आर इंपॉर्टेंट। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी लोकस का क्वेश्चन आता है आई टेंड टू सॉल्व यूजिंग दोस पैरामीटर्स। हमेशा जनरली मैं इसी की टर्म्स में सॉल्व करने का सोचता हूँ, ऐसे ही पैरामीटर्स लेके मैं सॉल्व करता हूँ अगर लोकस का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर कभी भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म को जनरली हम यूज करते हैं लोकस के क्वेश्चंस में, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो हम जनरली पॉइंट्स जो लेते हैं इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है इलिप्स है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स जिसके वर्टेक्स कोइंसिडेंट है विद वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस। तो एक वर्टेक्स जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो ऐसा है, जो मेजर एक्सिस से कोइंसाइड करता है। आइसोसेलेस है, ध्यान रखेंगे ये सिमेट्रिक फिगर होता है, तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है तो हम पॉइंट्स इस तरह से ले सकते हैं, ये जस्ट इसके ऑपोजिट ऊपर होगा तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। एक पॉइंट अपना फिक्स है, दिस इज a, c। तो इसके केस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या ले लेंगे, a cos थीटा b sin थीटा, और ये कोऑर्डिनेट ले लेंगे a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यूज कहां आता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। दिस इज क्वाइट कॉमन, एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम लोकस और ए टेंजेंट और ए नॉर्मल, आई जनरली टेक पैरामेट्रिक फॉर्म टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा का कभी भी क्वेश्चन है, इलिप्स से रिलेटेड, हाइपरबोला से रिलेटेड, यू हैव टू यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, इसीलिए हम ऑक्सिलरी सर्कल और वो सब पढ़ते हैं। तो अब अगर अपने को इसका एरिया लिखना है, व्हाट वी कैन राइट, दिस हाइट विल बी 2b sin थीटा एंड यू हैव टू, दिस इज बेस, दिस विल बी योर हाइट, व्हाट विल बी दिस हाइट, a माइनस a cos थीटा। अब आपका जो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का, that will be equal to half base, that is 2b sin theta multiplied by height, that is a1 minus cos theta। तो अब आपको सिंपली सॉल्व करना है, ये भी बाहर आ जाएगा, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा 1 minus cos थीटा। तो अब आगे आप क्या करना है, सिंपली a और d का कॉन्सेप्ट लगाना है एंड सॉल्व। तो अब आपको डिफरेंशिएट करके आगे सॉल्व कर लेना, वो कैलकुलेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ये था, ये मेरे को तुम्हें बताना था, दैट इज यू हैव टू टेक द पॉइंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई है। इसी तरह से अपना दूसरा वाला जो इलिप्स होता है, पहले वाला इलिप्स था a cos थीटा b sin थीटा, दूसरे वाले इलिप्स के लिए हम देखेंगे बाद में भी पैरामेट्रिक फॉर्म में, टेंजेंट की इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा। बट उसके लिए भी जितने डिस्टेंसेस हैं सब सेम है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्टेंसेस आर ऑलवेज सेम, दे डोंट चेंज, ऑल द डिस्टेंसेस। लोकस की प्रॉपर्टी इट वोंट चेंज, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स यू विल चेंज, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम कैसे लिखते हैं। अभी के लिए हम नेक्स्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। Hyperbola is also same, distance of point from a fixed point is equal to e times distance from a fixed line. इसमें eccentricity greater than 1 होती है। There are two hyperbolas. These are the two hyperbolas. Ellipse में इसको major axis बोलते हैं, इसको minor axis. Major axis is the one जहां पे ellipse elongated होता है। Hyperbola में we define transverse axis and conjugate axis. Transverse axis वो axis होती है जिस डायरेक्शन में hyperbola होता है। तो बेसिकली ये जो तीन फिगर्स होते हैं इनको ऐसे ध्यान रखना इजी होता है। ये अपना इलिप्स है, अगर तुम इलिप्स को बीच में से काट दोगे तो ये बनेगा तुम्हारे एक पैराबोला और दो पैराबोला। तो ये दो पैराबोलिक शेप काइंड ऑफ वैसा फिगर, और इन पैराबोलास को जो तुमने काटा इसको तुम उल्टा कर दो, सो दैट इज लाइक ए हाइपरबोला। तो ऐसे हम समझते हैं इसको, तो इसको अपन यहाँ से काटते हैं और इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर, तो इस तरह से डिफाइन होता है। तो जिस डायरेक्शन में हाइपरबोला का कर्व होता है ये, उस डायरेक्शन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। दूसरी वाली डायरेक्शन उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस। इस तरह से अपना यहाँ पे डिफाइन। तो इलिप्स में तो क्या होता है, वी डिफाइन ए एज दैट वैल्यू विच इज ग्रेटर। हाइपरबोला में जिसके आगे पॉजिटिव साइन होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे +1 होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में हाइपरबोला बनता है। एक्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यू विल मेक द हाइपरबोला इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। यहाँ वाई की डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो आप इसकी डायरेक्शन में बनाएंगे। आई डिफाइन दैट वैल्यू एज ए,
जहां पे पॉजिटिव है, जहां नेगेटिव होता है मैं उसको बी से डिफाइन करता हूँ। इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, द सेम फॉर्मूला वाज देयर इन इलिप्स आल्सो, उसमें यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर था। 1 माइनस ई स्क्वायर में ई की वैल्यू 0 से 1 है, सो 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, देन ओनली टू पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी इक्वल इन इलिप्स। हाइपरबोला में यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 1, सो दिस विल बी पॉजिटिव, तभी हम इसको इस पॉजिटिव से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये चीज हम वहां पे उससे रिलेट करके ऐसे ध्यान रख लेते हैं। हाइपरबोला में सिमिलर टू इलिप्स सेम टाइप का डायग्राम होता है, इसमें ये होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, उसमें यहाँ पे जो इलिप्स बनता था वो ऐसे बनता था, तो उसमें वो पॉइंट होते थे एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। अब हमेशा जो फोकस होता है वो अंदर होता है, तो ये हाइपरबोला का इनसाइड है, ये हाइपरबोला का आउटसाइड है, ध्यान रखेंगे। तो फोकस a,0 माइनस a,0, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट सेम है, कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने आने चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी होती है, ये सेम फॉर्मूला इलिप्स में भी था, तो दोनों को याद रखना इजी होता है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज ए एंड बी। इन इलिप्स a is small, a is bigger, b is smaller. In hyperbola a is with the positive sign, b is with the negative sign. Formulas are same, this formula same, यहाँ पे ये वैल्यू भी सेम, तो यही आता है 2 times distance of focus from डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हम यहाँ पे इसमें देखेंगे distance of focus from डायरेक्ट्रिक्स, so this is the distance. What is this distance? a minus a by, इलिप्स में अपन ने देखा था तो a by e minus a था, बिकॉज उसमें a by e बड़ा था, a ही छोटा था, इसमें a ही बड़ा है, a by e छोटा है, why? Because a is bigger, because e is greater than 1, तो उसमें ये वाला डिस्टेंस है, तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। उसका 2e टाइम्स करोगे यू विल गेट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय, वहां पे हमने डिफाइन किया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एज माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस। यहाँ पे माइनर की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस वही है जिसके ऊपर क्या है, मेजर एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, जैसे इलिप्स में होते हैं। तो इन दोनों को मैं साथ में ऐसे ध्यान रखता हूँ, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं है। इन जनरली फोकस निकालना और ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन के अंदर, यू शुड नो हाउ टू मेक द डायग्राम, कोऑर्डिनेट्स भी सेम ही रहते हैं, देयर इज नो चेंज, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी सेम होते हैं, a, b स्क्वायर बाय, ये पॉइंट निकालोगे तो आएगा a, माइनस b स्क्वायर बाय, दीस वर द सेम कोऑर्डिनेट्स इन द स्टैंडर्ड इलिप्स आल्सो, उसमें भी यही था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, वहां पे इसको अपन ये बना लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका डायग्राम देखेंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने इलिप्स में भी पढ़ी थी, उसमें था ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a, इसमें यहाँ पे देखेंगे मॉड ऑफ ps माइनस ps डैश इक्वल टू 2a। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ps क्या होगा, ये दिस इज फोकल रेडियस ps, तो जिस भी फोकस से डिस्टेंस निकालना होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो इफ आई विल डिफाइन दिस वैल्यू एज pm, so what will be your pm? So pm will be, this total is x1, this is a by e, so this distance will become a by e minus x1, this is your pm. Okay, so ps upon pm is equal to e, so ps will become a e multiplied by pm, तो ये अपन निकालेंगे तो आएगा ex1 minus a, अगर तुम इसको e से मल्टीप्लाई कर दो you will get this distance, this is focal radius, so focal radius is e times distance from डायरेक्ट्रिक्स। अगर हमें ps डैश लिखना है, so we will draw the perpendicular on the second directrix, जिस फोकस से डिस्टेंस लिखना है उसके पास वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दैट। सेम चीज हम इलिप्स में भी करते हैं। सो व्हाट इज pm डैश, तो ये अपना x1 है, दिस इज a by e, so pm dash will become what, this is a by e, this is x1, so pm dash will become a by e plus x1, तो ये अपने को पता चल जाएगा, दिस इज a by e plus x1, and if you will multiply by e you will get ex1 plus a। अब now if you will subtract ps dash minus ps you will get 2a, but इस पॉइंट के लिए क्या है, ps dash is greater than ps, but if you will take point here, the distance from s dash is smaller, distance from s is bigger, so if you write here qs minus qs dash, that will become 2a। तो अगर हमें एक रिलेशन लिखना है जिसमें ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, so we take magnitude, because here distance from s dash minus s is 2a, here distance from s minus s dash is equal to 2a, to combine this we know magnitude of this distance is always 2a। तो इस तरह से जब भी इक्वेशन लिखी हुई है, distance of a point from a fixed point and distance of a point from another fixed point, and if you know the difference to be a constant quantity, so that will lie on the hyperbola, but that will lie on the 1/2 of hyperbola। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये 1 arc of hyperbola है, ये दोनों आर्क को डिफाइन नहीं करता। Why this is 1 arc of hyperbola? We will discuss this again in complex numbers also, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे।
So this is only on one arc of hyperbola. Why this is one arc of hyperbola? Because on this arc the distance from s dash will be greater than s. So if you will subtract this, you will get 2a for this. तो अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम ये लिखते हैं, this does not represent the whole hyperbola. This only represents that part of hyperbola whose focus, nearest focus is s, and the far away focus is s dash, because that is the far distance, this is near distance. तो ये इसी हाइपरबोला के कर्व को रिप्रेजेंट करता है. Ellipse में there is one equation, ps plus ps dash equal to 2a. This is how you define. Hyperbola में if you have to define, you have to take magnitude equal to 2a to define both the hyperbolas simultaneously. Basically दो आर्क जो होते हैं हाइपरबोला के, अगर हमको दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन करना है तो, नहीं तो सिर्फ वन पार्ट ऑफ हाइपरबोला को ही डिफाइन करेगा. ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये आप सबको क्लियर? हाँ बोलो. तो वहां पे x1 माइनस a बाई ई ना होगा? हाँ सॉरी, यहाँ पे ये ठीक है. ये सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया है? यस सर. तो दिस इज इंपॉर्टेंट ना. तो अब इसके बाद में बाकी तो दीज आर जस्ट पॉइंट्स, यू नो द लेंथ ऑफ, बाकी सारी लेंथ्स वगैरह तो सेम है, दोनों में सेम ही फॉर्मूला है. देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला. कोई सा भी हाइपरबोला हो, कोई सा भी इलिप्स हो, सेम फॉर्मूला. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय, कोई उसके अलावा अगर आपको लिखना है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए यहाँ e स्क्वायर माइनस 1 है, इलिप्स के लिए 1 माइनस e स्क्वायर है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने बता दिया. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फॉर हाइपरबोला या इलिप्स दोनों के लिए मैं 2a ही यूज करता हूँ. सेम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला में क्या आता है? ae minus a by e, because that is distance, that is positive, because e is greater than 1. So I write ae minus a by e. But ellipse में आता है तो I write a by e minus a, because a by e will be greater because e is less than 1. बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है, there is no difference. साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में ध्यान रखते हैं तो इजी रहता है समझना. अब हाइपरबोला में एक इंपॉर्टेंट हाइपरबोला और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला. इस तरह का इलिप्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बट दिस इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ हाइपरबोला. तो हाइपरबोलाज ऐसे होते हैं दो जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं. उसका मतलब ये होता है द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ वन हाइपरबोला आर कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अदर हाइपरबोला. जैसे एक ये हाइपरबोला है और एक ये हाइपरबोला. तो अगर आपको ऐसी हाइपरबोला की इक्वेशन दिखती है जिसमें प्लस माइनस यहाँ है, यहाँ पे माइनस प्लस है, सिर्फ जो चेंज इज हियर, x के नीचे 16 है, y के नीचे 9 है, x के नीचे 16 है, y के नीचे 9 है, यहाँ 1 है, सेम. ओनली द साइन इज इंटरचेंज, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस. ध्यान रखेंगे, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस वन, x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. दीज आर नॉट कॉन्जुगेट. इसमें 9 और 16 इंटरचेंज हुए हैं. दीज आर नॉट कॉन्जुगेट, दीज आर कॉन्जुगेट. तो अगर किसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट अपने को लिखना होता है, इट मींस यू जस्ट हैव टू चेंज प्लस माइनस साइन. दैट इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. सो व्हाट इट हैपेंस इज, इसने बोला कि एक की ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे की कॉन्जुगेट एक्सिस है. सो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है अपनी? दैट इज लेंथ कितना है? 4. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज x की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो अगर हम इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस. यही है. इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे, y के आगे पॉजिटिव है, तो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है अपनी? y एक्सिस है. दिस इज व्हाट वी कैन से. जहां पॉजिटिव होता है उसी से ट्रांसवर्स एक्सिस डिफाइन होती है, उसी के अलोंग हाइपरबोला होता है. तो वी कैन सी एक्सिस आर इंटरचेंजिंग. और यहां पे अगर इसकी अगर आप कॉन्जुगेट एक्सिस देखोगे तो कितनी आएगी? दैट विल बी विद y एक्सिस, बिकॉज y की डायरेक्शन में नेगेटिव है. और यहां पे अगर आप इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस देखोगे दैट विल बी x एक्सिस. सो वी आर सीइंग दे आर रिवर्सिंग. ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर रिवर्सिंग. यहां x है, यहां y है, यहां y है, यहां x है, बट द लेंथ शुड आल्सो रिवर्स. ये ध्यान रखना. सिर्फ रिवर्स करने का मतलब, तो अगर मैं एक हाइपरबोला लिखता हूं ऐसे x स्क्वायर बाय 3 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, और एक में लिखता हूं माइनस x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. In these two cases also transfer and conjugate axis are reversing, but the lengths are different. Lengths should also reverse. तो length सेम रहनी चाहिए, इसीलिए उसको हम conjugate hyperbola बोलते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 4. This is below x, positive sign. This is a. तो length of transverse axis कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 2a. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 6 है, क्योंकि y स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है. This is a square, a is 3. So transverse axis की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6. यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालोगे तो आएगी दैट इज 6. बी यहाँ पे ये है, यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालोगे तो 8. सो द लेंथ्स आर आल्सो रिवर्सिंग. ऐसे हाइपरबोलास को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलास. डायरेक्टली हाउ टू आइडेंटिफाई? जस्ट चेंज प्लस एंड माइनस साइन इन द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यू विल गेट द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. अब इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनता है. एक ये हाइपरबोला है और एक ये हाइपरबोला है. दिस इज द डायग्राम. इस डायग्राम में देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस.
तो अब यहाँ पे हमने बनाया है ये डायग्राम। तो इसमें आई हैव मेड द फोकस, पहले हाइपरबोला का फोकस है A1 E1, सेकंड हाइपरबोला का फोकस है A2 E2। इट विल बी ऑन y एक्सिस, इट विल बी ऑन x एक्सिस, ये तो अपने को दिख ही गया, क्योंकि एक्सिस रिवर्स है। बट पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रिसिटी को लेके, इफ यू फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ फर्स्ट हाइपरबोला एंड सेकंड हाइपरबोला 1 by E1 square 1 by E2 square, so first property is this one, 1 by E1 square plus 1 by E2 square that is equal to 1. This is the important property कि इनकी सेंट्रिसिटी का स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम करेंगे, that will be equal to 1. You can verify this here. For general also, if you will define, you will get the same value. 16 by 25, 9 by 25, if you will add, you will get equal to 1. This is the first property. Second property is this one, A1 E1 is equal to A2 E2. ये दोनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो हाउ यू डू दिस, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, देखो ये रहा A1 and if you will find E1 from here, just take the multiplication. Here A1 is this, you will find E2, A2 होगा, sorry A1 नहीं होगा, A2, okay sorry, हाँ, whatever the value of A, if you will multiply it with the eccentricity, you will get the value same. तो यहाँ पे मैंने A1 E1 और A2 E2 से डिफाइन किया है दोनों हाइपरबोलास के लिए सेपरेटली। सो दीज लेंथ्स विल बी इक्वल, अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होंगी, क्योंकि A1 E1 A2 E2 से बराबर है। तो इफ आई विल जॉइन दीज फोकाई एंड इफ आई विल मेक ए क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए स्क्वायर, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोलास जो होते हैं, अगर दोनों हाइपरबोला की फोकाई को जॉइन करके फिर मेक ए क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ऑलवेज ए रोम्बस, ये हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच कैन कम इन एग्जाम, तो ये क्वेश्चन ही है, ओके। तो ये इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज, तुम बोलना चाहो तो इसको प्रॉपर्टीज बोल लो, बोलना चाहो तो इसको क्वेश्चंस बोल लो, दीज आर ऑल द सेम थिंग्स। एक ये है, एक ये है और एक ये है। एंड यू कैन बी टोल्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर आल्सो, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज एरिया ऑफ वन ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हाफ D1 क्रॉस D2, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे है, अपने को दिख रहा है, ये सारी साइड्स तो इक्वल हैं, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे है, तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, ये वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ए स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ BD मल्टीप्लाइड बाय AC, हाफ 2A1 2A2 E2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2A1 E1 A2 E2, क्योंकि A1 E1 A2 E2 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A1 E1 का स्क्वायर, और वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ A2 E2 का स्क्वायर। तो हाइपरबोला में दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इन इलिप्स देयर वाज नथिंग लाइक दिस, इलिप्स में ऐसा कुछ नहीं था। इलिप्स में सिंपल इक्वेशन थी, हमने पढ़ा था, और उसमें हमने PS प्लस P डैश इक्वल टू 2A पढ़ा था, या माइनस है इक्वल टू 2A। उसके बाद में उसमें ऑक्सिलरी सर्कल था, इसमें भी ऑक्सिलरी सर्कल है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में वर्ड यूज कर लेता है दीज आर कॉन्जुगेट हाइपरबोलास, यू शुड नो, यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क होता है, दीज आर द रिलेशंस व्हिच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन द एग्जाम। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज हाइपरबोला ऑक्सिलरी सर्कल। तो इलिप्स में भी ऑक्सिलरी सर्कल था, दैट वाज डिफाइंड ऑन मेजर एक्सिस, दिस इज डिफाइंड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। सिमिलर, सेंटर इज सेम एज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, वहां पे सेंटर ऑफ इलिप्स के सेम था। इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सेम इक्वेशन हियर। यहाँ पे जो डिफाइंड है वहां पे भी सेम होता है, व्हाट यू डू, you take an angle theta on the auxiliary circle, you define the point a cos theta, a sin theta. Similarly we define in ellipse also, but here the auxiliary circle eccentric angle कैसे डिफाइन करते हैं, we draw a perpendicular from here, तो हम यहाँ टेंजेंट लेते हैं। इलिप्स में क्या होता है, अपन यहीं पे अपना इलिप्स होता है, इलिप्स में यही होता है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। दिस इज हाउ यू डू। हाइपरबोला में ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता, हाइपरबोला में हम कैसे करते हैं, व्हाट वी डू इज यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट टेंजेंट ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर तुम इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी a sec थीटा। तुम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, जस्ट अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हियर, दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज सपोज x, so a upon x will be equal to cos theta, so this you value will get a sec theta। तो अगर ये a sec theta है, उसके corresponding you find the y coordinate just by putting here x equal to a sec theta। तो अगर यहाँ a sec theta पुट कर दोगे तो you will get y equal to b tan theta। तो इस तरह से हाइपरबोला पे डिफाइन होता है ऑक्सिलरी सर्कल के हिसाब से। अब इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, लेंथ का रेशियो कांस्टेंट होता है वहां पे, जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है। हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं होता, हाइपरबोला में जस्ट पैरामेट्रिक फॉर्म डिफाइन करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं। तो हाइपरबोला और इलिप्स में फर्क क्या है, हाइपरबोला में ऑक्सिलरी सर्कल में कोई प्रॉपर्टीज जैसा हमने नहीं पढ़ा, इलिप्स में हमने ऑक्सिलरी सर्कल में प्रॉपर्टीज देखी। हाइपरबोला में वी सॉ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इलिप्स में देयर इज नथिंग लाइक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इस तरह से इफ यू कंबाइन दीस टू इक्वेशंस इट इज इजियर टू रिमेंबर थिंग्स, और हमें कम चीजें ध्यान रखनी पड़ती। इस तरह से इसकी हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपन ने देखा था, दैट इज एन इलिप्स। इसमें यहाँ पे दो सर्कल्स दिए हुए हैं इस तरह से, दे नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल व्हिच टचेस बोथ सर्कल एक्सटर्नली। उसमें क्या था, एक सर्कल अंदर था और तीसरा सर्कल टच कर रहा था दोनों सर्कल, एक को एक्सटर्नली एक को इंटरनली। इसमें ये सर्कल दोनों को एक्सटर्नली टच कर,
तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सेंटर C, इसका डिफाइन करेंगे सेंटर C1 और इसका डिफाइन करेंगे हम सेंटर C2। तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे ये गिवन सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे इस पहले सर्कल की रेडियस को मैं बोल लेता हूँ R1, दूसरे सर्कल की रेडियस को मैं बोल लूंगा R2, और जो सर्कल है वेरिएबल उसकी रेडियस को बोल लूंगा R। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं that C1 is equal to nothing but R1 plus R, C2 is nothing but R2 plus R। अब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं that is if you will subtract these two you will get C1 minus C2 is equal to R1 minus R2। तो यहाँ पे एक हाइपरबोलिक कर्व आर्क को डिफाइन कर रहा है। अब अपने को नहीं पता कि C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, किससे डिस्टेंस ज्यादा है ये अपने को नहीं पता। इट डिपेंड्स कि सर्कल आप कहाँ लेंगे। अगर मैं सर्कल इससे दूर ले लूंगा, इसके पास ले लूंगा, तो C1 छोटा हो जाएगा। अगर मैं सर्कल इससे दूर ले लूंगा और इससे पास ले लूंगा, सपोज मैंने यहाँ कहीं इधर सर्कल बना लिया इस तरह से, तो अगर आप बनाते जाओगे तो उस तरह से, क्योंकि अपने को नहीं पता कि छोटा सर्कल कौन सा है बड़ा, बट वी कैन सी distance from two fixed points difference is a constant quantity, we can say this is a hyperbola। Similar type of question हमने ellipse में भी देखा था। This is how you relate these two conics। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं this one। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। PQ is a double ordinate of the hyperbola such that OPQ is the equilateral triangle। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन that is perpendicular to the axis। तो यहाँ पे वो जो एक्सिस होगी that will be transverse axis of the hyperbola। तो this is the PQ। और अब अपने को यहाँ पे दिया हुआ है OPQ is an equilateral triangle। तो ये अपना O है origin, if you join these two this is an equilateral triangle। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आया रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो वो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें रेंज निकालनी। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो मैंने तुम्हें बताया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जब भी क्वेश्चन है, लोकस का जब भी क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लूंगा, a sec थीटा b tan थीटा। कभी भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इससे क्या है, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में इजी रहेगा। तो Q का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ a sec थीटा माइनस b tan थीटा, बिकॉज दे आर डबल ऑर्डिनेट। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। अब हमें अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री है, सो दिस विल बिकम 30 डिग्री, दिस विल बिकम 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इक्वल लेंथ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये अपने को पता है 30 डिग्री होगा। तो अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ OP बेस्ड ऑन दिस। तो स्लोप ऑफ OP क्या होगा, अगर मैं स्लोप ऑफ OP लिखता हूं तो वो मैं लिख सकता हूं b tan थीटा अपॉन a sec थीटा, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस 30 डिग्री। तो अपने को स्लोप यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू tan 30। tan 30 इज नथिंग बट 1/√3। और हमें इसेंट्रिसिटी का निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस, b² = 1 - e²। Why we remember like this? क्योंकि most of the question में you have to create b² to find eccentricity। तो जैसे ही मुझे ये दिखा, I will separate b and a like this, b by a here, and I will write this 1/√3 tan theta upon sec theta। tan theta is sin by cos, sec theta is 1 upon cos, so it will become sin, so it will become sin theta here। So I will write it like this here। अब उसके बाद में मुझे पता है eccentricity जनरेट करनी है, so I will just generate square, और यहाँ पे b² को मैं लिख लूंगा 1 - e²। So this will become 1/3 sec square theta। तो अगर अपने को इसेंट्रिसिटी cosec square theta, sec नहीं सॉरी, और यहाँ पे e² माइनस बनाएगा हाइपरबोला के लिए, तो अपन यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी e² = 1 + 1/3 cosec square theta। अब अपने को cosec square theta की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है। cosec square theta इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस इज फ्रॉम 1 to infinity। यही हो सकता है, cosec theta 1 will be when theta is equal to π/2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, कहां से कहां तक होगी। बट कैन थीटा π/2 ले सकता है या नहीं ले सकता, देखो यहाँ पे 1 upon cos है, यहाँ sin upon cos है, तो अपन बोलेंगे थीटा π/2 ले नहीं सकता, because if theta will take π/2 these points will not be defined, so that will not be included। तो अपन e² की यहाँ पे बोल सकते हैं वैल्यू जो होगी that will belong to 4/3 to infinity। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर सकते हो, अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो अपन इसी तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यूज ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से करते हैं, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये है
एंड इलिप्स एंड हाइपरबोला हैव देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इलिप्स की मेजर एक्सिस है और हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक डायरेक्शन में है, दोनों की सेम उसी डायरेक्शन में है। हैव ए कॉमन फोकाई सेपरेटेड बाय 2√13। कॉमन फोकाई जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इलिप्स का जो फोकस है वो आप लिख लेंगे, दैट इज इलिप्स की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, x² / a² या a1 लिख लेता हूं प्लस y² / b1² इक्वल टू 1। हाइपरबोला की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस x² / a², सेम डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं, माइनस, अब a1 नहीं लिखेंगे, यहाँ a2 लिखेंगे, क्योंकि हाइपरबोला के लिए a1 a2 और उसके लिए b1 b2 का अलग अलग मतलब होता है। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों का कॉमन फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या है, कॉमन फोकाई, तो फोकाई सेम है दोनों का, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके फोकाई के बीच का डिस्टेंस और उसके फोकाई के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो इलिप्स के लिए अगर फोकाई के बीच का डिस्टेंस लिखूंगा तो लिखूंगा 2a1 इक्वल टू 2√13, और अगर इसके लिए लिखूंगा 2a2 e2 इक्वल टू 2√13, क्योंकि वो सेम ही है, उनके बीच का डिस्टेंस तो अपने को दिया है। द डिस्टेंस ऑफ देयर फोकल सेमी एक्सिस इज इक्वल टू 4। तो फोकल सेमी एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 4। सेमी एक्सिस क्या होगी, इलिप्स की तो हो जाएगी फोकल सेमी एक्सिस दैट इज सेमी मेजर एक्सिस दैट इज a1, हाइपरबोला की हो जाएगी a2। तो अपने को यहाँ दिया हुआ है a1 - a2 इज इक्वल टू 4। तो अपनी ये एक इक्वेशन है, अपनी ये दूसरी इक्वेशन है, अपनी ये तीसरी इक्वेशन है। चौथी वैल्यू अपने को दी हुई है रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटी दैट इज a1 / a2 इज इक्वल टू 3/7। तो अब इसका सॉल्व करके अपने को a2 a1 b1 b2 ये सब निकालना है। इसके अलावा एसेंट्रिसिटी का रिलेशन तो अपने को पता ही है, दैट इज 1 - e1² इज इक्वल टू b1² / a1², और यहां लिख सकते हैं e2² - 1 इज इक्वल टू b2² / a2²। ये है। तो अब यहाँ पे अगर इफ यू टेक अ लुक एट दीस 4 इक्वेशंस, आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मैं रेशियोज निकाल के सॉल्व कर सकता हूँ। इन दोनों का रेशियो लूंगा, यू विल गेट a1/a2। a1/a2 पता है, a1 - a2 पता है, यू कैन फाइंड a1 and a2 वैल्यूज। वंस यू नो a1 a2 वैल्यूज जस्ट पुट हियर, यू विल फाइंड a1 a2 वैल्यूज। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, यू शुड नो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो कॉमन इन व्हिच एन इलिप्स एंड हाइपरबोला इज कंबाइंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मोस्ट इसमें ये होता है कि एक इलिप्स जो है हाइपरबोला के फोकस से पास करता है, दोनों के फोकस सेम होते हैं, तो इस तरह की कॉमन कंडीशंस क्वेश्चंस में लिखी होती है। होता कुछ नहीं है, सिंपल आपको इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। हाँ समीर बोलो। सर फोकल सेमी एक्सिस, फोकल सेमी एक्सिस, फोकल सेमी एक्सिस मतलब, फोकल एक्सिस का क्या मतलब होता है, फोकल एक्सिस मींस एक्सिस ऑन व्हिच फोकस इज देयर, राइट? यस सर। तो फोकस कौन सी एक्सिस पे होता है? सर फोकस ट्रांसवर्स हाइपरबोला के लिए और इलिप्स के लिए मेजर, यस राइट? तो उसका सेमी करोगे तो क्या आएगा, मेजर एक्सिस का हाफ। हाँ। तो मेजर एक्सिस का हाफ इज a1, हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ, उसका डिफरेंस 4। यस। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं जनरल एलिप्स और हाइपरबोला में हम कैसे इक्वेशन करते हैं डिफाइन। तो इसके क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, बट यू शुड नो हाउ इट इज डिफाइंड। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन लिख देता है आपको समझ आना चाहिए। तो ये दोनों इलिप्स के लिए भी डिफाइंड है, हाइपरबोला के लिए भी डिफाइंड है। हम इलिप्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन हाइपरबोला का भी आ सकता है इस पे मेन। तो इलिप्स को देखो ऐसे डिफाइन किया जाता है, हम स्टैंडर्ड इलिप्स डिस्कस कर रहे हैं, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। इस इलिप्स में होता क्या है कि दो लाइंस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है, जिनको हम इसकी एक्सिस बोलते हैं। और इलिप्स के अगर हम एक ऊपर जनरल पॉइंट लेते हैं P, और उस पॉइंट को अगर मैं बोलता हूं x, y, तो इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी लाइन से, यही अपना x और y है। सो दिस, व्हाट इज दिस x? इसको अपन बोलते हैं P। सपोज अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं n1, दिस पॉइंट इज n1, दिस इज n2, सो आई कैन राइट x एज Pn1, लिख सकते हैं अपन। आई कैन राइट y एज P, नहीं, x इज P, यहां पे n1 ले लेता हूं, यहाँ n2, और m और n ले लेते हैं। सपोज दिस इज m, दिस इज n, आई कैन राइट x एज m, y एज n। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट करके ऐसे लिखते हैं, दिस इज Pn का होल स्क्वायर plus a square plus here it will become Pm, sorry, here it will become Pn का whole square upon b square is equal to 1। ये अपने को क्लियर है। अब यहां पे सपोज we take a general ellipse, this is a slanted ellipse, remember these are not your
conjugate axis, these are not your x axis and y axis. X axis and y axis अपनी कहीं और है, यहाँ कहीं है, we don't know where they are. So this is an ellipse, but we have defined this ellipse by two perpendicular lines. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में डिफाइंड है एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशंस अपने को दी हुई है, we have been given these two axis equations. So always remember जो एक्सिस की इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो ये जो एक्सिस है, अगर तू if you will take a look at these equations, they are perpendicular to each other. कोई भी इलिप्स होता है उसकी एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जिसको अपन मेजर और माइनर एक्सिस बोलते हैं. तो ये अपनी मेजर है, ये अपनी माइनर है, जैसा भी, बट दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एक जनरल इलिप्स की बात करता हूं तो एक इक्वेशन है ये x minus 3y plus 3 equal to 0. दूसरी एक्सिस की इक्वेशन है ये 3x plus y minus 1 equal to 0. And these axes are always perpendicular to each other. तो अब बोला क्या जाता है कि if you have to define the equation of ellipse, you can write the equation of ellipse like this. You take a general point on the ellipse as x comma y, and you just write the perpendicular distance of that point from both the axes. That is called as pm and pn. You just define these two values pm and pn like this here. तो ये है जनरल लिखने का तरीका. तो pm will be what? Distance of x comma y from this line. So that will become your 3x. What is your pm? अगर अपने को यहाँ pm लिखना है, pm will be what? 3x plus y minus 1 upon under root of 10. This will be your pm. Okay? ध्यान रखना, pm is the distance. तो distance of a point from a line is division में आएगा under root of coefficient of x का square plus y का square. What will be your pn? This distance. तो वो आएगा यहाँ पे x minus 3y plus 3 upon under root of 10. So if you have to write this equation, what you write? pm square upon a square. तो इक्वेशन अगर अपने को लिखनी है इसकी तो आएगा यहाँ पे 3x plus y minus 1 upon root 10 whole square upon a square. What is your a square? Length we have been given. This is the length, this is the another length. जो बड़ी लेंथ है वो पहले के लिए, always remember respectively लिखा हुआ है, you can see. तो जो 6 है that is related to this, 2 root 6 is related to this. तो 2 root 6 इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 root 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा वाला आएगा x minus 3y plus 3 upon root 10 का होल स्क्वायर. सॉरी, दिस इज द लेंथ ऑफ एक्सिस ना, लेंथ ऑफ एक्सिस इज 2 टाइम्स, तो हमें इसका हाफ करना पड़ेगा. So this is 2 root 6. You have to take its half क्योंकि a is the half length. तो यहाँ पे आएगा 2 root 6 upon 2 का whole square. यहाँ पे आएगा 6 upon 2 का whole square. This is equal to 1. तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, what you will get? 3x plus y minus 1 whole square upon यहाँ क्या आएगा 6 और ये आएगा 10. So it will become 60 plus what this will become? This will become x minus 3y plus 3 whole square upon here it will become 3 multiplied by 10, that is 90 equal to 1. तो ये तो आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स. यू वोंट बी टोल्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बट अगर अपने को इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे लिखी हुई है, दिस इज ए कर्व, अगर अपने को क्वेश्चन में दे दिया दिस इज द कर्व, ऐसे अपने को कोई इक्वेशन दे दी, तो यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि दीज आर नथिंग बट इक्वेशन ऑफ इलिप्स ओनली. दिस इज समथिंग लाइक x square upon a square y square upon b square equal to 1. बट इस इलिप्स के लिए इफ यू हैव टू फाइंड a and b वैल्यू, व्हाट इज योर a and b वैल्यू? यू हैव टू चेंज दिस इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म, दैट इज आपको कोएफिशिएंट ऑफ x और y उसके स्क्वायर के रूट से डिवाइड करना है. तो इसको पहले अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो रूट 10 से डिवाइड करेंगे होल स्क्वायर से, और रूट 10 के होल स्क्वायर से डिवाइड यहाँ पे नीचे भी करेंगे, ताकि यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9. सो दैट इज व्हाई यू विल नो a स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 6. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, यू विल बी एबली इजी टू फाइंड, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. So this is how equation of general ellipse is defined. इसकी coordinate axis कैसी भी हो, if you know the axis of these two ellipse, this ellipse, दोनों axis अगर आपको पता है, तो अगर इन दोनों का अगर आप intersection point निकालेंगे, you will get the center of the ellipse also. तो अपन center भी निकाल सकते हैं ellipse का, just you have to find the intersection point. इस तरह की चीजें हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे. सिमिलर तरीके से यू कैन डिफाइन हाइपरबोला आल्सो. हाइपरबोला में अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे डिफाइंड है, तो हाइपरबोला में ऐसे होता है pm square upon a square minus pm square upon b square equal to 1. So if an equation is given like this with negative sign, तो आपको इसको क्या करना है, रूट 10 से कोएफिशिएंट ऑफ x square plus y square के रूट से डिवाइड करना है ऊपर नीचे. उसके बाद में डिनोमिनेटर पार्ट विल रिप्रेजेंट a square and b square वैल्यू. a square will be with the positive sign, b square will be with the negative sign. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है.
तो ये यहाँ पे अपना इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इज ओवर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। या अभिषेक टेल मी। सर ऐसा अगर कर्व दिख जाए तो दिमाग में पहले ये क्लिक होना चाहिए कि इसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर मतलब जो जो नहीं जो देखो होगा क्या कि जो ऐसा कर्व अपने को दिया हुआ है ना, अभी आगे हाँ मैं सर। तुम्हारे साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ डिस्कस करूंगा। ओके स्टैंडर्ड सर। रिजल्ट्स का मतलब है, जैसे सपोज आई टोल्ड यू ना कि इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया, जैसे सपोज हमने जो लेंथ के डिस्कस किए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 2b स्क्वायर अपॉन ए, ऑलवेज। सो यू जस्ट हैव टू डिफाइन ए एंड बी। तो अगर वो बोल देता है फॉर दिस इलिप्स डिफाइन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसके लिए आपको ए और बी पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन अगर दी हुई है तब इसको समझ में आना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड ए एंड बी वैल्यू, दैट इज आवर मोटिवेशन। ठीक है, अपना मोटो यही है कि अपने को ए और बी निकालना आना चाहिए। बिकॉज इफ यू नो ए एंड बी, यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यू कैन फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर ऐसी इक्वेशन अपने को दी हुई है, अगर मैं सपोज एक ट्रायंगल बना लेता हूं जॉइनिंग द फोकाई एंड दी टॉप पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है, वो हमें देखा था अभी, ए ई बी आता है, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। दीज वैल्यूज वी कैन डिफाइन फॉर दिस इलिप्स। आगे अब मैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगा जिसमें लेंथ्स इन्वॉल्व है, तो जहां पे भी लेंथ्स इन्वॉल्व होती है यू कैन डिफाइन दोस। इवन वी कैन डिफाइन द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल आल्सो। क्यों? बिकॉज वी नो द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स, द सेम सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ये अपने को पता है। और उसकी रेडियस क्या होगी? सेंटर तो अपने को पता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, रेडियस विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो ए निकालने के लिए अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे अपना वहां पे वो यूज आ सकता है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? ओके सर। बेसिकली यू शुड नो इफ दिस इज द इक्वेशन गिवन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन निकालना है कैसे वो भी मैंने बता दिया, बट इट इज यूजुअली कम्स अदर वे अराउंड। और सर अभी मतलब आपने जैसे कहा कि मेन ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन फोकस होता है तो लेंथ वगैरह के ऊपर फोकस करके आता है, तो उसके लिए ए और बी चाहिए, तो मेन दिमाग में ये रहना चाहिए कि पहले ए और बी निकाल ले। हाँ, ए और बी ही चाहिए होता है अपने को, उससे अपने बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओके और जनरली क्या है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन आईआईटी में आज तक तो कभी और किसी इलिप्स का क्वेश्चन आया है, इलिप्स हाइपरबोला जनरली इजी आता है। इजी का मतलब वो स्टैंडर्ड ही पूछते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि हुआ क्या है कि ये टॉपिक इतना एक्सप्लोर हुआ नहीं अभी तक। क्यों नहीं हुआ एक्सप्लोर अभी तक? क्योंकि देखो हर साल कितने ये क्वेश्चन आता है, कितने साल हुए, 15-20 साल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी बनने लगे, और उसमें भी कोनिक सेक्शंस में पैराबोला भी है, इलिप्स भी है, हाइपरबोला भी। तो उन्होंने अभी तक इसको पूरा पूछ ही नहीं पाया। हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, बट वो सारी चीजें एग्जाम में नहीं कर पाए। जब तक वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, इस पे क्वेश्चन आने का चांस कम होता है। बट हम इसको पढ़ते इसलिए, बाई चांस अगर ऐसे कोई इक्वेशन दिख जाए, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो फ्रेम कर दें, यू शुड बी एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। बाकी इसके क्वेश्चन आने के चांस कम है। इसीलिए जैसे अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट या असाइनमेंट में इसका क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगा, उसमें भी तुम्हें दिखेगा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आता नहीं है। बट हम इसको पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इलिप्स पे ही, स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे ही जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। स्टैंडर्ड मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या उसका सब्ट्रैक्शन। सिंपल उसी पे क्वेश्चन आता है। बच्चे वही नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसमें आगे क्यों जाए? ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर, अभी क्लियर है। थैंक यू। हाँ, तो बेसिकली यही है, दिस इज द मोटो। हम पढ़ते हैं इसको बिकॉज यू शुड नो, बिकॉज अगर किसी और को पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट टैकल इट। तो इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। दिस इज ओनली वन क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड इट, व्हाट इट मींस, व्हाट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अगर तुम्हें ये दिया हुआ है। बाकी बी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बेसिक जो चीजें हैं वो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट है पॉइंट एंड इलिप्स, पॉइंट एंड हाइपरबोला। पॉइंट एंड सर्कल पे मैंने क्वेश्चंस तुम्हें कराए थे, मैंने बोला था उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इंपॉर्टेंस है। पॉइंट एंड पैराबोला, पॉइंट एंड इलिप्स, पॉइंट एंड हाइपरबोला पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, आएगा भी नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज दिस इज जस्ट ए कंडीशन। बट इसमें इलिप्स के अंदर पॉइंट होता है तो यहाँ लेस देन 0 होता है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 0 होता है, अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। डिफाइन करना इजी है, क्योंकि अगर हम इलिप्स के लिए डिफाइन करेंगे, ओरिजिन अंदर है, तो ओरिजिन के लिए क्या साइन आएगा, 0 0 -1 नेगेटिव। तो अगर कोई पॉइंट इलिप्स के अंदर होगा, उसके लिए भी साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हाइपरबोला में उल्टा होता है, हाइपरबोला में ओरिजिन बाहर होता है, तो ओरिजिन बाहर है तो ओरिजिन के लिए यहाँ साइन आएगा नेगेटिव, तो बाहर के सारे पॉइंट्स के लिए साइन आएगा नेगेटिव, अंदर के पॉइंट्स के लिए साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये इसका इनसाइड है, ये आउटसाइड है, बस ये ध्यान रखना। बाकी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, चांस नहीं है। बाकी ये सिंपल कंडीशन है जो अपन अप्लाई करते हैं, यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया की कंडीशंस क्या होती है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमने डिस्कस करी है पैराबोला के लिए, तो हमने वहां डिस्कस किया था y = mx + a by m। So we got c = a by m. How did we get c = a by m? We just solved this equation with the equation of tangent y = mx + c। तो इसको और जब इसको सॉल्व किया था, we found a quadratic in m। अब इस क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि इस लाइन को और इस इलिप्स को अगर आप सॉल्व करते हैं, द क्वाड्रेटिक मस्ट हैव इक्वल रूट्स बिकॉज़ दे आर टचिंग ईच अदर। सेम कंडीशन वी अप्लाइड इन पैराबोला आल्सो, तो सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई करते हैं, भले ये वाला इलिप्स हो या ये वाला इलिप्स हो, इसके लिए भी तुम सॉल्व कर सकते हो।
तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने के बाद में जो कंडीशन आती है वो आती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन। और यही वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे भी लिखी है, तो ये कंडीशन वहां पे आती है, दिस इज द कंडीशन विच यू शुड नो, ये कंडीशन वहां पे आ जाती है। कॉर्ड के लिए अगर हम बोलेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो उसके लिए ये लेस का साइन आता है, नाइदर टेंजेंट नाइदर कॉर्ड के लिए ये साइन आता है। ये कंडीशन आ जाती है, हम इसको ध्यान रख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, ऐसे अप्लाई करते हैं। इन दोनों इलिप्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे कंडीशन आई ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पॉइंट फॉर्म इलिप्स के लिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम देखेंगे इलिप्स और हाइपरबोला के लिए एक साथ कैसे अपन ध्यान रखते हैं। तो इलिप्स के लिए पॉइंट फॉर्म क्या होगा, x1 y1 इफ द पॉइंट इज गिवन यू राइट x स्क्वायर एज xx1 y स्क्वायर एज yy1, यू विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का यूज तभी आता है जब पॉइंट इलिप्स पे दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन, या फिर आपको पॉइंट निकालना है। जैसे सपोज आपको इक्वेशन दी हुई है y - 2x = 3, तो आपको बताना है कि ये इलिप्स को कहां टच करता है, तो वी जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन एंड यू कैन फाइंड x1 y1। तो जो भी इलिप्स है उसके लिए कंपेयर करके यू जस्ट फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट फॉर्म का सिर्फ पॉइंट निकालने के लिए काम आता है क्वेश्चन में, अगर आपको दिया हुआ है तो दैट इज द पॉइंट फॉर्म यूज। पॉइंट फॉर्म से हम पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते हैं, इसके लिए पॉइंट होता है a cos थीटा b sin थीटा। x1 की जगह if you will put a cos थीटा, y1 की जगह if you will put b sin थीटा, इक्वेशन विल कम x cos थीटा अपॉन a, y sin थीटा अपॉन b = 1। दिस इज द इक्वेशन यू विल गेट। पैरामेट्रिक फॉर्म का कहां यूज आएगा, लोकस के क्वेश्चंस में या मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, वहां पे जनरली क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए काम में आता है। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड यहाँ पे आ जाती है दैट इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म अभी हमने डिराइव किया कि इफ y = mx + c अगर टेंजेंट है तो उसके लिए कंडीशन होती है, जो c होता है √a² m² + b² के बराबर आता है c², तो c हो जाएगा ± दिस। अगर तुम्हें ध्यान होगा पैराबोला में मैंने डिस्कस किया था तो उसमें 80² 280 था, उसमें मैंने स्लोप फॉर्म में पॉइंट्स भी लिखे थे a/m² 2a/m। यहाँ मैं पॉइंट नहीं लिखता हूँ, बट इफ यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द पॉइंट तो तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके m की फॉर्म में पॉइंट्स लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशंस लिखी हुई थी टेंजेंट की, सामने उसकी पॉइंट से कंपेयर करना था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है तो पॉइंट निकालना इजी है, इसको जस्ट इससे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। तो x1 y1 की वैल्यू इफ यू वांट टू फाइंड, यू जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस एंड फाइंड इन टर्म्स ऑफ m की पॉइंट्स क्या आएंगे, बट उसको याद करना जरूरी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा वाला इलिप्स जिसमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू, तो जो बड़ी वैल्यूज को a बोलेंगे, जो छोटी वैल्यूज को b बोलेंगे। तो ये पहले वाला इलिप्स अपना कैसा हो गया, दैट इज दिस वन, x² / 9 + y² / 4 = 1। दिस इज द काइंड ऑफ इलिप्स। मोस्टली क्वेश्चन कम ऑन स्टैंडर्ड इलिप्स आल्सो, बट अगर रिवर्स करके आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, x² / 4 + y² / 9 = 1। सो जस्ट रिमेंबर यू जस्ट हैव टू रिप्लेस a विद b। ये वाला तो इजी है, a को b से रिप्लेस किया, इसमें भी a को b से रिप्लेस कर दो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे भी a और b रिप्लेस हो जाएंगे, दैट इज व्हाट इट विल हैपन। फिर यहाँ पे भी आपको a को b से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वही इसके लिए इक्वेशन है, सिर्फ a की जगह b की जगह a लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना। सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, उसमें सिर्फ a और b इंटरचेंज कर दोगे, a और b की वो वैल्यू पुट करनी है दैट इज a इज ग्रेटर देन b। बस ये अपने को ध्यान रखना है, इलिप्स के केस में हम ऐसे वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइपरबोला, दैट इज इक्वेशन लाइक दिस, x² / 9 - y² / 4 = 1। तो अब इस इक्वेशन में और इलिप्स की इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे +a² है, यहाँ पे भी +a² है, यहाँ +b² है, यहाँ -b² है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, x² / a² + y² / -b² = 1, so we can compare this equation with ellipse equation। तो अब जहां पे भी आपकी इलिप्स की इक्वेशन में +b² था वहां पुट कर दो -b², देखो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे +b² है, यहाँ पुट कर दोगे -b², आपको ये मिलेगा, क्योंकि अब b² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -b², सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं होगा, पैरामेट्रिक में तो कोऑर्डिनेट ही अलग होते हैं, a sec थीटा b tan थीटा, तो x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। बट स्लोप फॉर्म में वी कैन इजीली कंपेयर, यहाँ a² m² + b² है, यहाँ a² m² - b²। ये तो सिर्फ पॉइंट निकालने के लिए काम में आती है, x की जगह xx1, y² की जगह y1, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला जो हाइपरबोला है जिसमें यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, ये अपने को पता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे ध्यान रखते हैं, a² और -b² को इंटरचेंज कर दिया, x² के नीचे +a² है, यहाँ x² के नीचे -b² है। तो अगर आपको इससे ये इक्वेशन निकालनी है तो यहाँ जो भी इक्वेशन इसमें a² है उसको इंटरचेंज कर दो -b² से। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, सो यू विल गेट दीस इक्वेशंस। दिस इज हाउ आई रिमेंबर, बिकॉज़ ऐसे इक्वेशन ध्यान रखना इजी है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसमें दे रहा है ये a² की जगह -b², तो -b² की जगह a², यही हमने किया। स्लोप फॉर्म काम में आएगी। ये वाला तो क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसमें a और b को देखो इंटरचेंज किया, इसमें b tan थीटा यहाँ आ गया और a sec थीटा यहाँ आ गया। इसमें देखो ये पूरा इंटरचेंज हुआ, a sec थीटा b tan थीटा, ये हो गया b tan थीटा a sec थीटा। इसमें सिर्फ a और b इंटरचेंज है, देखो a cos थीटा b sin थीटा, b cos थीटा a sin थीटा। इसमें ये पूरा का पूरा इंटरचेंज है, a² की जगह b² का पूरा, तो ये पूरा का पूरा इंटरचेंज है, इस तरह से ध्यान रखते हैं।
बट मोस्टली क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इलिप्स पे ही आता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले अराउंड विद दिस, दे वांट टू प्ले अराउंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस, कि आगे क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उस पे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर। अभी आज अपना डिस्कशन अपन कंटिन्यू करते हैं, डाउट थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इलिप्स हाइपरबोला, वी हैव टू स्टार्ट विद 3D ज्योमेट्री आल्सो वेक्टर्स के साथ में। आज और नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करते हैं ताकि इसको, ताकि विल कंटिन्यू फ्रॉम एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास के लास्ट में, या फिर हम वेक्टर स्टार्ट कर दें, क्योंकि नहीं तो आगे फिर कोर्स करने में दिक्कत हो। तो अभी हम आगे देख लेते हैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट एंड टचेस द लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ ए लाइन इज टचिंग टू द इलिप्स, यू कैन ऑलवेज अप्लाई द कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन? दिस इज, यू विल चेंज दिस लाइन इनटू y इक्वल टू mx plus c, so it will become 4y इक्वल टू minus x plus 10. You can find slope of the line minus 1 by 4x plus 10 by 4. So this will represent the slope of the line. This will represent the constant term of the line. अगर वो स्टैंडर्ड इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज द स्टैंडर्ड इलिप्स। तो इलिप्स के लिए आप हमेशा कंडीशन लगा सकते हैं, c square is equal to a square m square माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है, इलिप्स में प्लस आता है, a square m square plus b square, दिस इज द कंडीशन यू कैन ऑलवेज अप्लाई। तो हमेशा कभी भी लाइन टच करती है, आपको कोई भी इक्वेशन बनानी है, दिस इज द इक्वेशन यू अप्लाई। अगर लाइन आपको दी हुई है, अगर लाइन दिया हुआ है और इलिप्स दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इलिप्स की इक्वेशन को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x(x1) y(y1) की फॉर्म में चेंज करके कंपेयर करके पॉइंट निकालना। नहीं तो हमेशा ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये आएगा 10/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन फॉर्म। इलिप्स के लिए ये कंडीशन होती है। हाइपरबोला, सर्कल के लिए क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, वैसे लगाते हैं। इलिप्स हाइपरबोला के लिए ऐसे लगाते हैं। पैराबोला के लिए मैंने बताया था, सिंपली आपको कंपेयर करना है स्लोप फॉर्म से या पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये भी हमने कंपेयर करके ही यहाँ पे लिखा है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी को हमने यहाँ पे इक्वेट किया। ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, तो पॉइंट इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड इक्वेशन अपन बना लेंगे यहाँ से 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। So this is your second equation. अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, यू कैन इजीली सॉल्व a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी आ जाएगी। यू जस्ट नो कि आपको टेंजेंट अगर दिया हुआ है, हाउ टू मेक इक्वेशंस। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक इलिप्स है जिसके ऊपर एक पॉइंट P दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने इलिप्स बना लिया, x स्क्वायर बाय 8 y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। यहाँ बड़ी वैल्यू है तो x की डायरेक्शन में इलॉन्गेटेड है, y की डायरेक्शन में शॉर्ट है। पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, द टेंजेंट एट P ऑन द इलिप्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। S and S' be the foci of the ellipse, E is its eccentricity, area of triangle SPS'। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी लाइन परपेंडिकुलर टू इलिप्स दी गई है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, यू कैन ऑलवेज फाइंड दी स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। ये हम हमेशा निकाल सकते हैं। अब क्योंकि अगर अपने को ये एरिया निकालना है, तो हमारा बेस तो पता है, दिस इज 2AE, तो बेस तो अपन हमेशा निकाल सकते हैं। 2AE से अपन हमेशा निकाल सकते हैं, क्योंकि ए भी पता है, ए अपन आसानी से निकाल लेंगे। वी जस्ट नीड दी हाइट। हाइट निकालने का मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी हुई, टेंजेंट किसी के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट किसी के पैरेलल है, उसे टेंजेंट का स्लोप हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मतलब इसका स्लोप हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल हो जाएगी, इसका स्लोप हो जाएगा -½ यू कैन ऑलवेज डिफाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो आप स्लोप फॉर्म को यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। स्लोप फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिर्फ स्लोप पता होना जरूरी होता है, तो इसको यूज करके हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वी नो a स्क्वायर v स्क्वायर, वी नो m स्क्वायर, वी नो b स्क्वायर, तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। फिर जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसको आप पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट से कंपेयर कर लेंगे, तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का। तो ये अपना क्लियर हो गया है। इस तरह से अपन ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कर सकते हैं यहाँ पे डिफाइन। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, दैट इज यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट इज a cos थीटा b sin थीटा। मैं वैसे डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी मैंने निकाल ली है, a cos थीटा b sin थीटा से पॉइंट डिफाइन कर। तो मुझे पता है अगर मेरे को निकालना है y कोऑर्डिनेट, आई जस्ट नीड टू फाइंड थीटा। इफ आई विल फाइंड 2 sin थीटा, तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस अपने को पता है 4 के बराबर है, तो उससे अपना एरिया आ जाएगा। 2 sin थीटा अपन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पैरामेट्रिक फॉर्म से आप लिखेंगे तो वो ये आएगा। वो अपन कैसे लिखते हैं, अपने को पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाती है, दैट इज x cos थीटा अपॉन a इज व्हाट 2√2 प्लस y sin थीटा अपॉन b इज योर व्हाट 2। सो इफ यू राइट द स्लोप विल कम आउट टू बी -cot थीटा बाय √2। और ये जो स्लोप है इसको आप इक्वेट कर देंगे इससे,
तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप से इक्वेट करके यू विल फाइंड कॉट थीटा, फ्रॉम कॉट थीटा यू कैन इजीली फाइंड साइन थीटा। तो अगर एक बार आपको साइन थीटा पता लग जाएगा तो आपको ये पॉइंट पता लग जाएगा, तो यू नो दी वाई कोऑर्डिनेट पता है, यू कैन फाइंड द एरिया। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें आपको स्लोप पता है तो स्लोप से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इलिप्स के लिए अगर इफ यू नो द टेंजेंट स्लोप यू कैन इजीली फाइंड दिस इक्वेशन, क्योंकि स्लोप फॉर्म में सिर्फ एक स्लोप ही है जो अपने को पता नहीं होता है, उसमें अगर a स्क्वायर b स्क्वायर पता है आप इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में डिस्कस करते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हम इलिप्स पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सेम चीज हमने पैराबोला में देखी थी। तो हमने क्या किया था, जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन थी उसमें हमने एक्सटर्नल पॉइंट सेटिस्फाई कराया था, वी मेड द क्वाड्रेटिक, बिकॉज़ वी कैन ऑलवेज मेक टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए पैराबोला। सेम चीज हम इलिप्स में भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एन इलिप्स आल्सो। तो यहाँ पे ये जो इलिप्स है, अगर इसके लिए टेंजेंट लिखना है 2,3 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, यू विल गेट एन इक्वेशन इन sin थीटा एंड cos थीटा। बट यू कैन आल्सो यूज स्लोप फॉर्म जो मैंने वहां बताया था। पैराबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म बिकम्स यूजफुल इन इक्वेशन अगर टी में लिखते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक बनती है। यहाँ पे cos थीटा sin थीटा में मिलेगी, फिर आपको उसको स्क्वायर करके बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक। तो इसमें इजी रहता है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म काफी यूज आती है, हम ये लिखेंगे स्लोप फॉर्म a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर अब हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है 2,3 ये इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उससे आपने यहाँ पे स्लोप में एक क्वाड्रेटिक बन जाती है, और जो स्लोप में क्वाड्रेटिक बनेगी, इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ m, और वो जो वैल्यूज ऑफ m है उससे आप यहाँ पे इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। हो सकता है आपसे इक्वेशन नहीं पूछा जाए, आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन दीस टेंजेंट्स। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 upon 1 + m1 m2, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम रिजल्ट अपन ने पैराबोला में भी लिखा था। सर्कल्स के केस में अपना ये था, सेंटर से ज्वाइन किया था तो वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने ज्योमेट्री से सॉल्व कर ली। तो आप नोटिस करेंगे मैं सबको एक साथ देखता हूँ, ये सेम डायग्राम सब जगह है, सर्कल में भी था, पैराबोला में भी है। इलिप्स में बनाया ऐसा हाइपरबोला में बन जाएगा। हाइपरबोला में व्हाट विल हैपन, हियर इट विल बिकम -b², बाकी यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो ये सिंपल सेम टाइप ऑफ डायग्राम वहां पे भी बनता है, आप वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ अ टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट यू ऑलवेज satisfy this condition, स्लोप फॉर्म। तो इलिप्स और हाइपरबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म का मोस्टली यूज इट इज यूज्ड टू सॉल्व लोकस और मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन, नहीं तो हमेशा मोस्टली स्लोप फॉर्म को यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया है, इलिप्स में सिमिलर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन हाइपरबोला आल्सो। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सर्कल्स में, x² + y² = 2r², ये पढ़ा था। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पैराबोला में पढ़ा था, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज़ डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे भी आ जाएगा इलिप्स और हाइपरबोला। तो अगर मैं इलिप्स की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब है इट डिफाइंस द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कभी भी है, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज स्लोप फॉर्म। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स की बात कर रहा हूं तो स्लोप फॉर्म हमने लिखी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इफ यू टेक दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज h, k, क्योंकि उसका अपने को निकालना है लोकस। तो जिसका अपने को लोकस निकालना है उसको मैंने लिया h, k, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सो वी विल मेक ए क्वाड्रेटिक इन m। तो x की जगह h, y की जगह k पुट करके क्वाड्रेटिक इन m बना लेंगे, और इससे अपने को मिलेंगे स्लोप की दो वैल्यूज m1 और m2। और अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 डिग्री है तो m1 m2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k² - b² इज इक्वल टू -h² + k²। तो यहां से इक्वेशन आएगी h² + k² इक्वल टू a² + b²। तो ये आ जाएगी लोकस की इक्वेशन। डायरेक्टर सर्कल यहाँ पे इसको बोलेंगे, सेम वर्ड जो हमने सर्कल्स में भी यूज किया था। इलिप्स और सर्कल्स को इफ यू विल कंपेयर, सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन में होता है x² / a² plus y² / a² is equal to 1. So if you will write b equal to a, so here you will get 2a². Same equation we got in circles also. सर्कल में 2a² आ रहा था आंसर, और यहाँ पे क्या आ रहा है a² + b², बिकॉज a² b² डिफरेंट वैल्यूज, वहां सेम वैल्यूज है, तो वहां 2a², तो आएगा सेम आंसर, आना भी चाहिए। सर्कल्स में जो इक्वेशन थी टेंजेंट की, इफ यू विल पुट b equal to a will come outside, it will become √1 + n²। वही इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की सर्कल्स में। यहाँ पे b है तो हमने b पुट कर दिया, इफ यू विल पुट b equal to a you will get the result for circles। तो सेम ही चीज वहां पे है। अगर हम बात करते हैं हाइपरबोला की केस, तो सेम तरह से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, यहाँ +b² है, यहाँ -b² है, तो सेम अगर आप यहाँ डिफाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। ओनली डिफरेंस यू विल गेट, हियर इट इज -b², हियर इट इज +b², क्योंकि b² की जगह -b² पुट करते हैं तो अपने को ये इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं तो m1 m2 -1, m1 m2 -1 करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन x² + y² = a² - b², और होना भी ऐसे ही चाहिए था, +b² की जगह -b² पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा
So this is the locus of point of intersection of perpendicular tangents to an ellipse and hyperbola. Same a square plus b square, a square minus b square, similar type of result जैसे अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी देखा था. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलिप्स के लिए. द इलिप्स स्लाइड्स बिटवीन टू लाइंस. तो एक इलिप्स है, दो लाइंस के बीच में स्लाइड कर रहा है. सपोज दिस इज वन लाइन, यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, नॉट जस्ट एनी टू लाइंस. ओके, तो एक इलिप्स है, दो लाइंस के बीच में स्लाइड करता है. तो ये जो इलिप्स है अपन इस तरह से बना लेते हैं. दिस इज द इलिप्स and these two lines we have to identify the locus of its center. तो इसके सेंटर का अपने को लोकस निकालना है इलिप्स का. अब क्या होगा, इफ दिस इलिप्स स्लाइड्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, इट मींस यहां पे एंगल 90 डिग्री है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट विल लाई. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बिकॉज दीज आर नथिंग बट टेंजेंट्स टू द इलिप्स. तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन लिख सकता है, दो लाइंस के बीच में स्लाइड कर रहा है जो 90 डिग्री पे है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल. दिस विल लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल. तो ये वाला जो पॉइंट है, वी नो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या होता है, इट्स सेंटर इज सेम एज इलिप्स. वही होता है जैसे सर्कल में होता है, सेंटर इज सेम एज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर इज सेम एज सेंटर ऑफ इलिप्स एंड रेडियस इज दिस वन. तो अगर हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल, तो ये डायरेक्टर सर्कल पे है, तो डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी दिस वन. और अगर इसके सेंटर को मैं बोल देता हूं h कॉमा k, तो वी कैन से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. समथिंग सिमिलर वी कैन से बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन कौन से वाले इलिप्स की बात हो रही है. तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो h कॉमा k है उसका डिस्टेंस यहां पे इससे हमेशा क्या है, कांस्टेंट है. तो ये h कॉमा k किस पे लाया करेगा, ये सर्कल पे ही लाया करेगा. तो लोकस ऑफ इट सेंटर क्या होगा, दिस विल बी ए सर्कल. क्योंकि जो इलिप्स का सेंटर होता है उसका डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट कांस्टेंट होता है. दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस. So if a point whose distance from another particular point is always a constant distance, it means that point lies on the circle. तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं. अभी हम 10 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में डाउट्स देख लेंगे. तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं. जस्ट लेट मी डिस्कस द प्रॉपर्टीज हियर. अब जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इलिप्स का, इट इज टॉकिंग अबाउट दी slopes of the tangents. जैसे इसमें लिखा हुआ है tangent to the ellipse at angle of theta 1 theta 2 with major axis. So we know the slopes of the tangent. So you always have to find the write the equation in slope form. Locus of point of intersection जो है, तो जो point of intersection उसको आप मान लेंगे h comma k. तो आपको वही इक्वेशन लिखनी है जो अपन ने यहाँ लिखी. और उसके बाद में आपको यही करना है नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि जो आपने बनाई है इक्वेशन, इसके स्लोप अगर m1 m2 है, तो m1 m2 में इट कुड बी एनी रिलेशन. जैसे हमने बोला m1 m2 -1, तो हमने निकाला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे m1 m2 में क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन. तो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पता है tan थीटा 1 इज m1, क्योंकि मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल है उसी से स्लोप डिफाइन करेंगे. tan थीटा 2 इज m2. एंड इफ वी हैव बीन गिवन दिस एक्सप्रेशन, इट मींस 1 upon m1 प्लस 1 upon m2 वी हैव बीन गिवन इज कांस्टेंट d स्क्वायर. तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है m1 प्लस m2 upon m1 m2 इज इक्वल टू d स्क्वायर. तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ h and k, and you will find the locus. तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, locus of point of intersection of two tangents in between, जहां पे एंगल जो स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स है उसको किसी एक वैल्यू से डिफाइन किया गया है, उसके बीच में कोई रिलेशन है. 90 डिग्री का तो डायरेक्ट रिजल्ट हम ध्यान रखते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है फॉर एनी एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन कि यहां से m1 m2 निकाल लेंगे, m1 प्लस m2 निकाल लेंगे, और अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के हिसाब से कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेंगे. बट दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेम कर सकते हैं. यहाँ एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम C, D on a standard hyperbola which makes an angle alpha and beta with x-axis. अब यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है tangents are drawn from C, D on standard hyperbola. तो हाइपरबोला के लिए इक्वेशन यूज करेंगे. इसके लिए यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आता है, इसमें C, D सेटिस्फाई करा देंगे बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. और यहाँ पे इसका एंगल जो है x-axis के साथ अल्फा बीटा है. तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ सकता है. ये लोकस का क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज रिटन m1 m2 इज इक्वल टू 1.
m1 m2 इक्वल टू 1 है तो आपको सिर्फ ये कंडीशन लगानी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज 1, सो यू कैन राइट d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर अपने को यहाँ निकालना तो आएगा d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इफ वी हैव टू फाइंड c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर सो दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कुछ स्लोप फॉर्म की एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला विद फिक्स्ड ट्रांसवर्स एक्सिस a such that it cuts an intercept of c on y axis। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकालना है हाइपरबोला पे, तो मैंने बोला है लोकस का जब भी क्वेश्चन आएगा स्लोप से रिलेटेड नहीं है, देखो क्वेश्चन यहाँ स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बिकम्स मोर यूजफुल। तो अगर मेरे को इसका सॉल्व करना है तो मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करूंगा, a sec थीटा b tan थीटा, दैट मेक्स मोर सेंस। तो अब फिक्स्ड ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट की x sec थीटा अपॉन a y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। तो यू शुड बी क्लियर कि बेसिकली हम इस फॉर्म से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है व्हिच फॉर्म वी हैव टू यूज। इसका इंटरसेप्ट c यूनिट है y एक्सिस पे, तो ये जहां y एक्सिस कट कर रहा है दिस इंटरसेप्ट इज c यूनिट्स लेंथ। अब हम यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें पॉइंट क्या सेटिस्फाई करेगा, y कोऑर्डिनेट c है, x कोऑर्डिनेट 0 है, दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो इट विल बिकम c tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपनी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज b बाय c। अब एक इक्वेशन तो अपनी ये हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना, यू विल राइट इट एज h, k, so you will get h is equal to a sec थीटा, k is equal to b tan थीटा। ये दो इक्वेशन अपन और बना लेंगे। अब इन तीन इक्वेशन से अपने को क्या करना है, यू हैव टू एलिमिनेट थीटा एंड b बिकॉज h एंड c आर कांस्टेंट। तो अब अपने को थीटा और b एलिमिनेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं एलिमिनेट, tan थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं b by c, व्हाट इट विल बिकम k b स्क्वायर by c, सो आई कैन राइट b स्क्वायर इज इक्वल टू kc। एक ये लिख सकते हैं, और अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब b स्क्वायर की जगह kc पुट कर देंगे तो यहां से पूरा आंसर क्या आ जाएगा, a और k और c की टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोकस आएगा आपका ये आएगा, लोकस क्या आएगा, लोकस विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y बाय c। सो दिस इज अ पैराबोला, जैसा भी आंसर आना आ जाएगा। बट द पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों यूज करी, पैरामेट्रिक फॉर्म इसलिए यूज करी क्योंकि स्लोप का क्वेश्चन नहीं है। इन जनरल स्लोप का क्वेश्चन होता है, यू यूज टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लोकस यूजिंग स्लोप फॉर्म, अगर स्लोप्स के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं तो वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में एलिमिनेशन जो होगा इलिप्स में, दैट विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाइपरबोला में एलिमिनेशन विल ऑलवेज बी लाइक दिस, you will generate sec स्क्वायर थीटा and you will put that equal to 1 plus tan स्क्वायर थीटा। That is the relation you use to eliminate sec थीटा and tan थीटा। हाँ, इसके आगे बात एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। If two tangents are drawn to the ellipse from the hyperbola, it makes an angle alpha beta with the axis। ये तुम खुद से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 1 है, you just solve it by yourself, it's a simple question। Tangents drawn from external point, that is the question, to the hyperbola। From the hyperbola to the ellipse, answer is 1, just solve it by yourself। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। नेक्स्ट है ये, locus of foot of perpendicular from center upon any tangent to the ellipse। तो कोई भी ellipse है उसके लिए एक tangent है, and we are drawing foot of perpendicular from center, we have to find its locus। तो वैसे मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि यू कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, बट ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा, ये स्लोप फॉर्म से भी सॉल्व हो जाएगा। स्लोप फॉर्म का हम व्हाई वी आर थिंकिंग, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर, सो वी कैन डिफाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट, इसका स्लोप हम डिफाइन कर सकते हैं, हाउ we can define the slope of this line, what is this line slope, that is k by h, so we can define the slope of tangent, that is what, minus h by k। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इस tangent को we can define, what will be tangent, tangent will be y equal to mx, slope is minus h by k, so I will put minus h by k x plus minus under root of a square m square, what is m square, minus h by k whole square plus b square। So if we can define the slope of a tangent, we can use slope form। And now what is this, the condition will apply, this tangent will pass through h comma k। So अब हम इसमें पुट कर देंगे passes through
वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म आल्सो, उससे भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस एच स्क्वायर बाय के का होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू रिमूव रूट, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट लोकस समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो अपना हो गया स्लोप फॉर्म, यू कैन ऑल्सो यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का सोचते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म व्हाट इट स्टेट्स, यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं a sec थीटा b tan a सॉरी इलिप्स है, we will write a cos theta b sin theta. Remember this kind of question can come in hyperbola also. Hyperbola में सिर्फ यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन। पैरामेट्रिक फॉर्म में if you will write the equation of tangent that will become x cos theta upon a plus y sin theta upon b is equal to 1. फर्स्ट कंडीशन we will apply h comma k satisfy करेगा, तो h cos theta upon a k sin theta upon b is equal to 1. This will be the first condition, क्योंकि ये जो टेंजेंट है यहाँ से पास करेगी। सेकंड कंडीशन इज 90 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड द स्लोप। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ये आएगा स्लोप। और एच और के की टर्म्स में स्लोप निकालेंगे, दैट इज माइनस एच बाय के, तो यहाँ पे इसको आप इक्वेट कर देंगे माइनस एच बाय के। तो अब अपनी बन गई ये दूसरी इक्वेशन। सो वी हैव टू यूज दीस टू इक्वेशंस एंड एलिमिनेट साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू आएगी डी के बाई एच। Using this find sin theta and cos theta. What will be sin theta? Sin theta आ जाएगा यहाँ से, अब निकाल लेना ट्रायंगल बना के, क्योंकि अगर ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। जस्ट पुट sin theta cos theta फ्रॉम हियर एंड सॉल्व, तो उससे भी आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है टेंजेंट से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं फॉर बोथ इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जस्ट इसमें नॉर्मल की इक्वेशन बची हुई है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट और एक फोकल कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। बट इफ यू विल बी एबल टू रिलेट दीस फोनिक सेक्शंस, इट विल बिकम इजियर इन द एग्जाम, क्योंकि सेम टाइप ऑफ इक्वेशन, सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ सेम ही है, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, और इसमें सिंपल क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं एग्जाम।